हेलो नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। आप लोगों को पता है कि हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर नंबर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे मैं आप लोगों को लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा रही हूँ। अगर आपने सिलेबस ना देखा हो तो देख लीजिएगा। आपके हर यूनिट में हमारे पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 1 दोनों में 10 यूनिट्स आती हैं और हर यूनिट्स के अपने स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं। जब लॉ की बात आती है तो ये टॉपिक्स में आप देखोगे कि आपको 21 लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो पेपर वैसे भी बहुत ट्रिकी होता है। यहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए यूजीसी नेट पेपर का जो जेआरएफ का जो पेपर है ना, ये आपसे ये नहीं कहता कि बस टॉपिक की हेडलाइन पढ़ो आ जाओ पेपर देने। नहीं नहीं, ये कहता है कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करके आओ, तभी तुम पेपर निकाल पाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी ईयर में कौन सी केस लॉज आए थे, किस जूरिस्ट का जन्म कब हुआ था, ये सब आपको जानकारी लेके यूजीसी नेट के पेपर में बैठना होगा। क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है, जहाँ पेपर की भी एनालिसिस करो, टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ो, केस लॉज को अच्छे से याद करो, बिल्कुल मतलब अच्छे से। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनाएगा भाई आपको, तो प्रोफेसर का काम क्या, उनके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में ये पढ़ना होगा। इसलिए मैंने इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे एक्सेसिबल होगा। अभी हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स कर रहे हैं। देखो, लॉ ऑफ टॉर्ट्स शुरू करने से पहले करने का जो मेरा इंटेंशन था वो ये था कि हमें माइनर लॉस भी कर लेने चाहिए। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, इनिशियल के 7-8 टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा छोड़ो यार, 8 तो कर लिया, बाकी 2 छोड़ देते हैं। लेकिन ये पेपर का जो पैटर्न है ना, यहाँ पे ये पेपर पैटर्न हर 6 महीने पे चेंज होता रहता है। और कई बार क्या होता है कि इनिशियल के आपने 8 टॉपिक या 7 टॉपिक्स जो पढ़े हैं, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और लास्ट के जो 3 टॉपिक्स हैं उससे ही पूरा का पूरा पेपर फ्रेम कर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा नहीं पढ़ा सब बेकार। क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट का जो यूनिट नंबर 5 अगर आपने देखा होगा, तो आपको टॉर्ट लॉ के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है, प्लस कंपटीशन एक्ट पढ़ना, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तीनों एक्ट की वीडियो कल परसों तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो मैंने आपको इनिशियल्स में बताया था कि भैया टॉर्ट्स एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उस प्रिंसिपल का क्या नाम है, ऑल्ट्रियम नॉन लिटरे। अगर आपने मेरी ना प्लेलिस्ट विजिट नहीं की है तो कर लेना, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट की ये मेरी 3rd लेक्चर है। इसके पहले भी 2 लेक्चर्स थी। और अगर आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट स्पेसिफिक या यूनिट 5 स्पेसिफिक जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सब आपको अवेलेबल करा दूंगी मैं। तो कह रहे हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स ना एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसका मतलब होता है ऑल्टम, जो जिसका नाम है ऑल्टम नॉन लेजरे। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि आपको अपने शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति को हर्ट नहीं करना है, ना ही अपने डीड के माध्यम से। मतलब ना ही आपका कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए जो रॉन्गफुल हो और जिसकी वजह से कोई व्यक्ति हर्ट हो, ना ही आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ पहुंचे। टॉर्ट क्या कर रहा है, मतलब ये प्रिंसिपल क्यों लाया गया होगा या इस प्रिंसिपल पे बेस्ड क्यों किया गया लॉ ऑफ टॉर्ट को। क्योंकि भैया लॉ ऑफ टॉर्ट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सोसाइटी में रह रहे एन नंबर्स के लोगों को, मतलब आपके सोसाइटी में A to Z जितने लोग रह रहे हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने का लॉ है। पीपल इन द सोसाइटी, जितने भी लोग सोसाइटी में हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है। इसके बारे में नेचर, डेफिनेशन, टॉर्शियस लाइबिलिटी के प्रिंसिपल्स, स्पेसिफिक टॉर्ट्स, इन सब को जनरल डिफेंसेस हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में डील किया है। मैं आपको इतना गारंटी दे सकती हूँ कि मेरे इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद, प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद, और रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने जूलियस स्टोन का एक वो पढ़ा होगा, मैक्सिम है या इनकी एक कथन है जूरिस्प्रूडेंस जब हम पढ़ते हैं, कहते हैं लॉ इज अ जेलस मिस्ट्रेस। कहते हैं भैया लॉ एक जेलस मिस्ट्रेस है, ये इसको रिवीजन चाहिए, इसको प्रॉपर अटेंशन चाहिए। मिस्ट्रेस होती है ना, मतलब हमें कोई अटेंशन ना दे तो हमें कितना बुरा लगता है, वैसा ही इनके साथ भी है। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको रेगुलर बेसिस पे अटेंशन देना है। और आपके पास 21 लॉ सब्जेक्ट है, तो आप रेगुलरली 21 लॉ सब्जेक्ट्स को रीच नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले दिन इसको दे दिया, आप 21 डेज तक आप अपने सब्जेक्ट्स को देख लो। 21 के बाद जब 22 डेज आए, उसमें फिर से आप फर्स्ट नंबर के लॉ सब्जेक्ट पे वापस आ जाइए।
क्योंकि इन्हें प्रॉपर अटेंशन चाहिए। नहीं दोगे तो भूल जाओगे। कितना भी लॉ ऑफ टॉट पढ़े वो आपने फर्स्ट ईयर से पढ़ा होगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, बाकी चीज़ें तो केस लॉस की इधर उधर हो ही जाती हैं, सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती हैं। तो लॉ ऑफ टॉट्स पढ़ो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, इनको प्रॉपर अटेंशन दो, अदरवाइज सब वैनिश हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद भी होती है, जैसे केस लॉस होते हैं, जैसे कि जूरिस्ट के नाम होते हैं, जैसे किसने क्या कहा ये होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए रिवीजन इज द मस्ट। तो मेरे क्लासेस को लीजिए, इसके नोट्स बनाते रहिए, साथ ही साथ पेन कॉपी लेकर बैठा करो और उसके बाद इसको रिवाइज करते रहिए। जैसे लॉ ऑफ टॉट खत्म होता है, अब इसके आप वन लाइनर्स बनाना शुरू करो। इसका मैं एक वन शॉट भी लेकर आऊंगी, क्योंकि क्या होता है जब हम वीडियो की लेंथ देखते हैं ना तो सोचते हैं अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो छोड़ो किसी की छोटी सी वीडियो देख के चले जाए, लेकिन ये काम मत करिएगा, क्योंकि इसके वजह से आपको आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं वन शॉट भी ले आऊंगी, जहाँ पे मैं सारे टॉपिक्स को, जो टॉपिक नंबर 1 to 7 है, इनको फिर से एक बार आप लोगों के साथ डील कराऊंगी, ताकि आपका भी रिविजन हो जाए और चीज़ें आपको ऐसे चुटकियों में याद हो जाए। और मैं वहाँ पे डिस्कस भी करूँगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, ये दिखाते हुए कि हमने जो पढ़ा, क्या उसके बाद हम टॉट्स के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। तो वन शॉट आज से एक हफ्ते बाद आपको मिलेगा, बाकी ये लेक्चर्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। अब बात पे आ जाते हैं, वरना आप कहोगे कि फालतू की बातें कर रही हैं, पढ़ा नहीं रही हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्पेसिफिक टॉट देखेंगे, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड टॉर्शियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भैया टॉट जो है बेस्ड है ऑल्टर नॉन एलेड्रे पे, और टॉट क्या करता है, जितने भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उनके बिहेवियर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। अब मैंने आपसे कहा कि ऑल्टर नॉन लेड्रे कहता है कि आप किसी शब्द के माध्यम से, किसी एक्ट के माध्यम से किसी को हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपने अगर कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को हर्ट हो जाता है, तो वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, क्रिमिनल सूट भी इंस्टीट्यूट कर सकता है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इंस्टीट्यूट होगी, सिविल सूट भी इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स भी इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। मान लेते हैं राम और श्याम ये पड़ोसी थे, लेकिन किसी वजह से इनकी अनबन चल रही थी। इन्होंने क्या किया, मिस्टर राम ने कुछ गलत शब्द बोल दिए किसको, मिस्टर श्याम को, और उसकी वजह से जो समाज में उनकी इज्जत थी ना, उसकी धज्जियां उड़ गईं। तो मिस्टर श्याम एक सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं मिस्टर राम के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि मिस्टर राम ने डिफेमेशन कॉज करने की कोशिश किया है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इज्जत क्या होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं रेपुटेशन, तो कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को आप क्वेश्चन करते हैं, आप उसकी रेपुटेशन को इंजर करते हैं, और अगर जो भी राइट थिंकिंग मेंबर्स हैं सोसाइटी के, जो भी प्रूडेंट पर्सन्स हैं, जो भी सभ्य समाज के लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ इस स्टेटमेंट के बाद वो अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं और मिस्टर श्याम को निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो आपने मतलब मिस्टर राम ने डिफेमेशन कॉज कर दिया है। इसको और अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे जगह नहीं था। तो रेपुटेशन का मतलब क्या है, तो रेपुटेशन एक प्रॉपर्टी, हम घर बनवाते हैं, समाज में सब कुछ काम करते हैं, लेकिन किस चीज के लिए काम करते हैं, हम नाम कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, अपना उद्देश्य है कि नाम कमाना। अब आपने नाम तो कमाया खूब, कोई एक व्यक्ति आता है जो झूठी अफवाह फैला के, फॉल्स स्टेटमेंट देके, या डिफेम करने वाली स्टेटमेंट मतलब बदनाम करने वाली स्टेटमेंट देके आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति के अगेंस्ट आप सूट या सिविल प्रोसीडिंग्स को या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, ये कहते हुए कि इस व्यक्ति ने मेरी प्रॉपर्टी को हर्ट किया है, मतलब मेरी रेपुटेशन को हर्ट किया। देखो, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है, रेपुटेशन भी प्रॉपर्टी में आता है, और कई बार मोर देन प्रॉपर्टी होता है, ये पहली बात। दूसरी बात, रेपुटेशन बनती कैसे है, तो जो समाज के लोग हैं, ठीक है, उनकी क्या ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन से रेपुटेशंस बनती है। समझ में आ रही बात, कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, समाज क्या सोचता है, इससे रेपो बनती है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका लॉ आपको लीगल राइट देता है कि आप अपनी रेपो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने कुछ भी हरकत किया तो चुपचाप चले जाना कोर्ट। सिविल प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट करना है तो लॉ ऑफ टॉर्ट की मदद ले लीजिएगा, ऑल्दो इट इज नॉट कॉडिफाइड। और अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट करना है तो सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ आईपीसी, जो सेक्शन नंबर 356 ऑफ बीएनएस बन चुका है। समझ में आ रही बात?
तो रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन एक पब्लिक ओपिनियन है जो कि एक राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी की होती है आपके प्रति। अगर उस पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए किसी ने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया, कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे दिया, तो आपकी उस रेपो को इंजर किया गया है। अगर रेपुटेशन इंजर हो रही है तो आप डिफेमेशन के लिए प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? जो भी स्टेटमेंट दिया उस व्यक्ति ने, चाहे वो फॉल्स हो चाहे वो डिफेमेटरी नेचर का हो, आप उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट कोई भी जस्टिफिकेशन, मतलब जिस व्यक्ति ने उसको दिया उसके पास कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई भी वैलिड रीजन नहीं है, तो आप उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का अधिकार है आपके पास, लीगल राइट है अपनी रेपो को प्रोटेक्ट करने का। क्लास को शुरू करते हैं। डिफेमेशन कैन बी डिफाइंड एज एन इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। उसने जो भी बोला उसके पीछे उसके पास कोई लीगल, कोई लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है। समझ में आ रही बात? दूसरा बोलते हैं कि विनफिल ने कहा कि डिफेमेशन का मतलब होता है किसी ऐसे स्टेटमेंट का पब्लिकेशन करना जिस स्टेटमेंट के माध्यम से जो राइट थिंकिंग मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनके मध्य में, उनके बीच में आपका जो एस्टिमेशन है, आपका जो कह सकते हैं जो आपकी रेपो थी या जो आपकी पर्सोना थी उनके बीच में, वो सब कुछ फेड हो जाए या वो लोअर डाउन हो जाए। किसके पास? राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के बीच में, जो सभ्य समाज के लोग हैं, वो ये सोचने लगे कि ये व्यक्ति बड़ा बेकार है, इसको बॉयकॉट करो, अब हम इसके साथ चाय वाय ये नहीं पियेंगे। या वो तारक मेहता में वो लोग पीते हैं ना, सोडा पीने जाते हैं, तो अब नहीं नहीं, अब इसको बॉयकॉट करो, हम इसके साथ सोडा शॉप पे नहीं जाएंगे। अगर राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को लगता है कि हाँ इस स्टेटमेंट की वजह से हमें इस व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड आपने डिफेमेशन कॉज कर दिया है। समझ में आ रही बात? सेलमन क्या कहते हैं? सेलमन कहते हैं कि देखो भाई, डिफेमेशन वाली जो बात हो रही है यहाँ पे, जो स्टेटमेंट है ना वो फॉल्स होना चाहिए और साथ ही साथ डिफेमेटरी होना चाहिए। तो फॉल्स का मतलब झूठा होता है और डिफेमेटरी का मतलब कि आप उस स्टेटमेंट के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना, व्यक्ति काम करता है नाम कमाने के लिए, आप उसके नाम को बदनाम करने के लिए झूठे स्टेटमेंट लेकर आओगे तो व्यक्ति आपके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स तो इनिशिएट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर वो प्रोसीडिंग क्रिमिनल नेचर की उसको लगती है, मतलब आपकी हरकतें क्रिमिनल नेचर की लगती है, तो वो क्रिमिनल में भी प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट कर सकता है। सेक्शन 499 आईपीसी को आप सेक्शन नंबर 356 में आप पढ़ सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता के। समझ में आ रही बात? फिर एक बात करते हैं कि देखो, रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन इज व्हाट अदर्स थिंग्स ऑफ हिम, मतलब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपकी रेपो बनती है। ये पब्लिक ओपिनियन है, ये किसी इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग भी हो सकती है, किसी पर्सन के रिगार्डिंग भी हो सकती है। एक केस था डिक्सन वर्सेस होल्डेन। इन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो रेपुटेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और कई ऐसे केसेस में ये मोर इम्पॉर्टेंट देन अ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो डिफेमेशन है ना, ये सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल रॉन्ग भी हो सकता है। सिविल में आप लॉ ऑफ टॉर्ट के माध्यम से अपने लाइबिलिटी को, सिविल लाइबिलिटी में मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए, सिविल प्रोसीडिंग के लिए कोई ऐसा कोडिफाइड लॉ नहीं है, तो जो भी आपकी लाइबिलिटी है वो लॉ ऑफ टॉर्ट के माध्यम से गवर्न होती है, जैसा मैंने अभी शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही बताया था। तो इस क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, 499 एंड 500 आईपीसी में जा सकते हैं। हम देखते हैं डिफेमेशन दो कैटेगरी की होती है, एक लाइबल एक स्लैंडर। तो लाइबल में क्या होता है कि आपने परमानेंट फॉर्म में कोई स्टेटमेंट दे दिया, जैसे कि आपने किसी पेपर पे पब्लिश कर दिया कि मिस्टर एक्स दुष्ट है, ठीक है, या मिस्टर एक्ट इज वेरी बैड पर्सन। आपने जब इसको पब्लिश कर दिया तो आपने क्या कर दिया, आपने लाइबल कॉज कर दिया। इंग्लिश लॉ कहता है कि ये क्राइम है, ठीक है, क्या क्राइम है? लाइबल इज ए क्राइम इन इंग्लिश लॉ। और जब ये और स्लैंडर की बात हो रही है, यहाँ पे आप ट्रांजिएंट फॉर्म में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं डिफेमेटरी, जो कि वर्ड स्पोकन गेस्चर के माध्यम से हो रहा है, तो ये सिविल रॉन्ग है। तो लाइबल क्या है? लाइबल पे तुरंत एक्शन होगा बिना किसी प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज के। लेकिन जब बात स्लैंडर की आती है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको स्पेशल डैमेज हुआ है इसका प्रूफ देना पड़ेगा। फिर इंडिया में क्या स्थिति है, तो इंडिया में ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं किया गया है। डिफेमेशन मतलब डिफेमेशन है, और उस चाहे वो लिबल हो चाहे वो स्लैंडर हो, उस वो दोनों ऑफेंस माना गया है सेक्शन 499 आईपीसी के माध्यम से, जो कि सेक्शन नंबर 356 बीएनएस बन चुका है। उसके माध्यम से आप अपनी लाइबिलिटी की, अगर आपको हर्ट हुआ तो आप अपनी लाइबिलिटी के लिए इन लॉज के मध्य जाके सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इसेंशियल्स क्या है? तो देखो सैलमन की जब डेफिनेशन पढ़ा हमने तो उसमें लिखा हुआ है रॉन्ग ऑफ डिफेमेशन कंसिस्ट इन पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट। तो पहला इसेंशियल क्या है कि वर्ड्स मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेटरी। जो भी अफवाह उड़ाया जा रहा है वो फॉल्स होना चाहिए। एक केस था मंजू लता का, डीपी चौधरी वर्सेस मंजू लता। इसमें बोला गया कि जो मंजू लता लड़की है ना, ये किसी लड़के के साथ भाग गई है, ठीक है, रात में, वो भी ठीक। अब ये बात गलत थी, मंजू लता अपने घर में ही पाई गई और वो किसी के साथ भागी नहीं थी। अब इस वजह से मतलब ये जो झूठा स्टेटमेंट दिया गया, इसकी वजह से इनकी शादी कैंसिल हो जाती है और लोग इनको बॉयकॉट करने लगते हैं, इनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है सोसाइटी में। तो कह रहे हैं कि भैया जो तुमने ये काम किया है ना, ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट को लाइबल किया गया। केस क्या है? डीपी चौधरी वर्सेस मंजू लता, AIR 1997। तो यहाँ पे भी यही चीज हुआ था कि एक न्यूज आइटम को मतलब ऐसे रन कराया गया सोसाइटी में कि जो मंजू लता लड़की है ये किसी के साथ भाग गई है रात में किसी लड़के के साथ। ये न्यूज़ गलत थी, बिना किसी जस्टिफिकेशन के व्यक्ति ने दे दिया, उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था इसके बारे में, और इसकी वजह से मंजू लता की शादी इफेक्ट होती है और उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। तो डिफेंडेंट को कोर्ट ने लाइबल किया था, बोला कि हाँ तुमने डिफेमेशन कॉज किया है। तो कह रहे हैं कि पहले ही कंडीशन यही है डिफेमेशन की, जो भी स्टेटमेंट दी जा रही है समाज में वो झूठी होनी चाहिए और उस स्टेटमेंट के माध्यम से जो टेंडेंसी होनी चाहिए वो व्यक्ति की, वो ये है कि वो रेपुटेशन को इंजर करने की कोशिश कर रहा है। कह रहे हैं कि उस स्टेटमेंट के वजह से आपको सोसाइटी में कंटेम्प्ट किया जा रहा है, रिडिक्यूल किया जा रहा है, मजाक उड़ा रहे हैं, या आपको जो है हेट्रेड घृणा भरी नजरों से देख रहे हैं, या आपको बॉयकॉट कर रहे हैं, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कंपनी में लोग बैठना नहीं चाह रहे, ना अपनी कंपनी में आपको बिठाना चाह रहे हैं। कंपनी वो कंपनी वाला नहीं, मतलब जो हमारी गैंग होती है, कंपनी होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सैलमन कहते हैं कि देखो डिफेमेटरी स्टेटमेंट की जो टेंडेंसी है ना, वो इंजरी कॉज करने की होनी चाहिए टू द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन। जिस भी व्यक्ति के लिए वो स्टेटमेंट बनाया गया है उसको मतलब उसकी इंजरी को लोअर डाउन करना है इन द राइट थिंकिंग पर्सन ऑफ द सोसाइटी। जो सभ्य समाज के लोग हैं वो भी बोलने लगे कि हाँ हाँ ये लड़का तो बड़ा ही नालायक है। ऐसा जो स्टेटमेंट आप देते हैं जहाँ पर टेंडेंसी ये है कि राइट थिंकिंग पर्सन के लोग भी ये कहने लगे कि हाँ ये व्यक्ति ही गलत है, वो आपको बॉयकॉट करने लगे, आपको मजाक उड़ाने लगे, आपको घृणा भरी नजरों से देखने लगे, तो हम मानेंगे कि आपने डिफेमेशन कॉज किया है। बात समझ में आई? एक और केस था SNM अब्दी वर्सेस प्रफुल्ल के मोहंता, AIR 2002। इसमें बोलते हैं कि देखो कोर्ट ने हेल्ड किया कि इफ द पब्लिश्ड मटीरियल टेंड्स टू लोअर द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन इन द आईज ऑफ सब्सटेंशियल ग्रुप ऑफ पर्सन, तो ये सफिशिएंट है लाइबिलिटी को अट्रैक्ट करने के लिए डिफेमेशन में। तो कह रहे हैं कि कोर्ट ने बोला कि जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, जो भी मटेरियल्स आप पब्लिश कर रहे हैं, इससे आपकी टेंडेंसी दिख रही है कि आप किसी व्यक्ति विशेष की जो रेपुटेशन है राइट थिंकिंग पीपुल्स में या सब्सटेंशियल ग्रुप ऑफ पर्सन में, उनकी नज़रों में उनकी रेपो को गिराने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो हम मानेंगे कि आपने डिफेमेशन कॉज किया है। अब देखो ये बड़ा मस्त सा है, इन्यूडो, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। कहते हैं कि देखिए एक वो हमारे यहाँ चलता है ना ताना मारना, तो ताना भी कुछ लोग ना मिश्री घोल के मारते हैं। तो इनिशियल तो मैं लगता है यार इस व्यक्ति ने तो मेरी तारीफ कर दी और हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं, वो जो मिश्री की कोटिंग हुई थी ना, उसके पीछे जब आप सेकंड की मीनिंग समझने की कोशिश करोगे तो व्यक्ति ने आपका मजाक उड़ा दिया समाज में या आपकी रेपो को डिफेम कर दिया। तो इन्यूडो क्या है? एक हिडन स्टेटमेंट है। यहाँ पे जब पहली मीनिंग आप समझते हैं उस वर्ड की तो वो इनोसेंट लगती है, लेकिन जब उसकी सेकेंडरी मीनिंग के पास जाएंगे तो वो डिफेमेटरी होती है। तो इन्यूडो क्या है? इसको ताना वाला एग्जाम्पल बस मैंने दिया है ताकि आपको ये याद रहे। तो कहते हैं इट इज अ स्टेटमेंट जिसको आप जब प्राइमा फेसाई सुनेंगे तो आपको ये इनोसेंट लगता है कि अरे वाह मेरे बारे में तो इतनी अच्छी बात बोल रहा है, लेकिन जो इसकी सेकेंडरी मीनिंग है वो डिफेमेटरी इन नेचर होती है। बाद में पता चलता है अरे अरे मैं तो इसको अच्छा समझ रहा था, ये तो मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया। तो कहते हैं कि ये जो वर्ड्स है ना ये डिफेमेटरी होते हैं ऑर्डिनरी सेंस में, ये डिफेमेटरी नहीं होते हैं ऑर्डिनरी सेंस में, लेकिन जब हम इनकी मीनिंग को देखेंगे, जो मीनिंग कन्वे करने की कोशिश की गई है उस स्टेटमेंट के माध्यम से, वो बड़ी ही स्पेशल मतलब बड़ा ही डिफरेंट था, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से भी डिफरेंट था। तो कह रहे हैं कि भैया कोई भी वर्ड्स जो डिफेमेटरी है इन द ऑर्डिनरी सेंस, डिफेमेटरी नहीं है ऑर्डिनरी सेंस में, लेकिन सेकेंडरी मीनिंग उसकी डिफेमेटरी है, तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना वो किस पे होगा? वो होगा प्लेंटिफ के ऊपर। प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ जो पहला स्टेटमेंट इनोसेंट हमें लग रहा था, लेकिन जब हमने उसकी सेकेंड मीनिंग को देखा तो हमें पता चला कि वो डिफेमेटरी था।
तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर है। तो कहते हैं कि प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा टू दैट पीपल एंड जनरल कंसीडर दैट स्टेटमेंट, कि जनरली लोगों ने कंसीडर किया कि ये स्टेटमेंट डिफेमेटरी है। कई बार होता है ना, जब हमारी तारीफ हो रही होती है तो हम समझ नहीं पाते हैं आगे वाले का इंटेंट क्या है, और हम खुश हो रहे होते हैं। तो वो जब हमें कोई स्टेटमेंट बोलता है या कुछ भी बोलता है तो हमें लगता है अरे वाह मेरी तारीफ हो रही है। लेकिन जो बाकी लोग थे ना, जो जनरल लोग थे पीपल में, मतलब जो नॉर्मल लोग बैठे थे उस सराउंडिंग में, उनको लगता है अरे इसका तो मजाक उड़ा दिया, ये खुश हो रहा है। तो इनोसेंट दिखता है वो स्टेटमेंट इनिशियली, प्राइम ऑफ एसाई वो इनोसेंट होता है, लेकिन उसमें हिडन मीनिंग जो छुपी होती है वो डिफेमेटरी नेचर होती है। तो ये प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि लोगों ने उसकी मीनिंग को डिफेमेटरी ही समझा उस स्टेटमेंट को। तो हम ये कहते हैं इन यूनिटो। ठीक है। फिर इसमें एक केस था टॉली वर्सेस जेएस फ्राई। इस केस में केस को समझिए। एक मिस्टर टॉली जे फ्राई, तो इसमें इन्होंने क्या हुआ कि एक ये जो भैया थे, ये गोल्फ प्रैक्टिशनर थे, ठीक है, गोल्फ खेलते थे। अब इनकी एक फोटो पब्लिश की गई न्यूज़पेपर में। उस फोटो में से ना एक चॉकलेट ऐसे बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, ये चॉकलेट तो नहीं है, हाँ ये डेयरी मिल्क था। डेयरी मिल्क के ऊपर स्माइली बना के ऐसे उनकी पॉकेट से निकाल दिया, जैसे लग रहा था कि डेयरी मिल्क उनकी पॉकेट से बाहर देखने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये फोटो पब्लिश हुआ तो सब लोग तो बड़े खुश हुए, लेकिन जो ये गोल्फ प्लेयर थे ना, इनको लगा कि अरे ये तो मेरा मजाक उड़ा दिया गया, ये तो गलत स्टेटमेंट दिया गया समाज में। चॉकलेट प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसके पॉकेट से जो चॉकलेट बाहर दिख रही थी, इस चीज को लेके प्लेंटिफ ने कंटेंट किया। प्लेंटिफ का कंटेंशन था कि जो कैरिकेचर दिखाया जा रहा है ना मेरा, उसके माध्यम से ये शो किया जा रहा है कि मैंने जो है प्रॉफिट के लिए, रिवॉर्ड के लिए, पैसों के लिए एडवर्टीजमेंट किया है चॉकलेट का। तो इसकी वजह से जो मेरी पोजीशन है सोसाइटी में ये कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो कोर्ट ने कहा हाँ सही बात है, ये तो इन्यूडो है, हेंस इट इज डिफेमेटरी इन नेचर। तो कह रहे हैं कि आपने क्या पोर्ट्रे किया मार्केट में कि ये एक मिस्टर एक्स हैं जो कि गोल्फ प्ले करते हैं। अब इनके साइड से आपने एक पॉकेट निकाल दिया, पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल के आपने उनकी फोटो लगा दी न्यूज़पेपर में। तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि ये एडवर्टीजमेंट कर रहा है। अभी जैसे मैं आपके साथ बैठी हूँ और मैं किसी क्रीम का प्रचार करने लगूँ, या मैं किसी मोबाइल फोन का प्रचार करने लगूँ कि इसके फीचर्स बड़े अच्छे हैं, आप इसको ले लेना है, या मैं मेरे पेन की प्रचार करने लगूँ, तो क्या कर रही हूँ मैं, आई एम ट्राइंग टू एडवर्टाइज इट ना। तो वही चीज है ना कि किसी व्यक्ति की जो कि मतलब सोसाइटी में एक अच्छा पोजीशन होल्ड करता हो, उस व्यक्ति के फोटो के साथ आप चॉकलेट की फोटो लगाओगे, तो यही होगा ना कि वो व्यक्ति जो है चॉकलेट का एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी आप करेंगे तो आपने डिफेमेशन कॉज करने की कोशिश किया है। कह रहे हैं देखो इंटेंशन की कोई जरूरत नहीं है डिफेमेशन में। आप डिफेम कर रहे हैं व्यक्ति को, वहां पे इंटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे होता है ना कि लोग मजाक मजाक में बहुत सारी ऐसी चीजें बोल देते हैं जो हमें बुरी लग जाती हैं, लेकिन बाद में वो डिफेंस क्या लेते हैं, अरे यार मैं तो मजाक में कह रहा था, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मैंने कभी तुम्हें गलत सोचा ही नहीं, कभी तुम्हारे बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो ये भाई डिफेमेशन में इंटेंशन की कोई जरूरत नहीं है। इंटेंशन इज इररिलेवेंट, इंटेंशन का कोई रोल नहीं है। आपने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट के माध्यम से मेरी रेपुटेशन की को इंजरी हुआ है। जैसे उस व्यक्ति ने बोला जिसने गोल्फ प्रैक्टिशनर के पॉकेट से चॉकलेट को प्रोट्यूट किया, उनका कहना था नहीं नहीं हमारा तो कोई इंटेंशन था ही नहीं ऐसा। तो कहते हैं नहीं, इंटेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है डिफेमेशन में, आपने कर दिया बस कर दिया, आप बस इसका डिफेंस मत लो कि मैं इनोसेंट था, आपने या ये गलत था, दैट इज मोर देन एनफ। आपको यहाँ पे डिफेंस में इनोसेंट को आपको ये नहीं प्लीड करना है कि नहीं मेरा तो इंटेंशन इनोसेंट था, मैं तो कुछ करना, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये डिफेमेशन में इंटेंशन की कोई रोल नहीं है। अब देखो ये केस आता है इन कैसिडी डेली मिरर न्यूज़पेपर लिमिटेड। ये केस में क्या हुआ था कि मिस्टर कैसिडी थे, ठीक है, ये अपनी वाइफ मिसेस कैसिडी के पास आते जाते रहते थे, उनको रेगुलर नहीं तो ओकेजनली विजिट करते रहते थे। तो अब क्या हुआ, एक न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर कैसिडी। उन्होंने मिस्टर कैसिडी का फोटोग्राफ लगाया और लिख दिया कि इनकी एंगेजमेंट हुई है मिस्टर एक्स के साथ। अब जो मिसेस कैसिडी थी ना, उनको बुरा लगा, उनको ये लगा कि अगर तुमने इस चीज को न्यूज में डाल दिया तो इससे मेरी रेपुटेशन इंजर हुई है। वो कैसे हुई है, उन्होंने कहा कि इस न्यूज के माध्यम से मैसेज क्या गया है कि मिस्टर कैसिडी मेरे हस्बैंड नहीं थे और मैं उनकी इलीगल कोहेबिटेशन वाली पार्टनर थी। उन्होंने कहा कि ही लिव्ड विथ हर इलीगल, मतलब आपने अगर ऐसा न्यूज किया कि मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ इंगेज हो चुके हैं, उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है, तो मिस्टर ए जो मिस्टर सी के घर जाते थे, तो इससे तो यही मतलब निकलता है ना कि मिस्टर ए और सी में कोई इलीगल रिलेशन है, और मिस्टर ए जो है मिस्टर सी के
लीगल पार्टनर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस मैसेज और इस फोटो के वजह से मेरी जो रेपो है ना उसको हिंडर करने की कोशिश किया गया है। तो न्यूज़पेपर वालों ने कहा नहीं नहीं, हमारा तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, वी वर इनोसेंट्स, मैं तो बस नॉलेज दे रहा था कि मिस्टर सी की शादी मिस्टर एक्स से हो रही है, मिस एक्स से हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे इस स्टेटमेंट और फोटोग्राफ की वजह से जो समाज में मैसेज गया है वो ये गया है कि मिस्टर कैसिडी वॉज नॉट हर हस्बैंड, किसके, मिसेस कैसिडी के हस्बैंड नहीं थे, एंड ही लिव्ड विथ हर इन इलीगल कोहेबिटेशन, और वो लोग इलीगल कोहेबिटेशन में लिव कर रहे थे। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये इन्यूडो है। और उन्होंने कहा कि इनोसेंस कभी भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता है डिफेंडेंट के लिए इन डिफेमेशन। तो आप डिफेमेशन में कभी भी इनोसेंस को एज अ डिफेंस नहीं यूज करेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या इनोसेंस को हम एज अ डिफेंस यूज कर सकते हैं, तो कहना नहीं भैया नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्लासिडी वर्सेस डेली मिरर केस में भी यही बोला गया, और गोल्फ प्रैक्टिशनर का जो केस था टॉली वर्सेस जेएस फ्राई, इसमें भी यही बोला गया। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। डिफेमेटरी वर्ड्स मस्ट रेफर टू प्लेंटिफ। जो भी वर्ड्स है ना वो प्लेंटिफ को इशारा कर रहे हो, प्लेंटिफ के लिए रेफर किए गए हों। तो कहते हैं कि प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा कि जो वर्ड्स थे वो रेफर्ड हुए इनको। जैसे यहाँ पे मिसेस कैसिडी ने प्रूव किया, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्लेंटिफ पे रहेगा। जब बात डिफेमेशन की आती है वो प्रूव करेंगे कि हाँ जो भी शब्द या जो भी शब्दावली यूज की गई है, जो भी स्टेटमेंट किया गया वो मेरे लिए यूज हुआ है। आई एम द प्लेंटिफ, आई विल प्रूव, बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। ये चीज हमने आगे भी पढ़ा था अभी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा। जब हमने इन्यूडो को पढ़ा तो कहा गया कि देखो भैया, इट मीन्स द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव द पीपल इन जनरल, कि पीपल इन जनरल इसको क्या कंसिडर कर रहे हैं ये इनको सोचना पड़ेगा। आप जैसे मान लीजिए कि जिस भी सोसाइटी में मिसेस कैसिडी रहती हूँ वहाँ पे मिस्टर कैसिडी उनको ओकेजनली विजिट करते हो, तो वहाँ के लोग तो यही सोचेंगे ना कि इनका कोई इलीगल रिलेशन है। तो कह रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट है या जो भी वर्ड्स हैं वो मुझे रेफर करने चाहिए, मतलब प्लेंटिफ की तरफ इशारा कर रहे होने चाहिए। इफ द पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट रेफर्स टू द प्लेंटिफ तो डिफेंडेंट इज मेड लाइबल। अगर वो स्टेटमेंट प्लेंटिफ को इशारा कर रहे हैं तो वो लाइबल होगा। कौन? डिफेंडेंट लाइबल होगा। फिर एक और केस था, हुल्टन एंड कंपनी वर्सेस जॉन्स, 1910 का केस था। इसमें बोला गया कि न्यूज़पेपर में एक फिक्शनल आर्टिकल को पब्लिश किया गया अबाउट अ पर्सन आर्टिमस जोन्स। आर्टिमस जोन्स के नाम पे एक फिक्शनल आर्टिकल पब्लिश किया गया। न्यूज़ आइटम हैड कास्ट एज पर्सन्स ऑन मोरल ऑफ द फिक्शिशियस पर्सन। तो कह रहे हैं कि इसके वजह से ना, देखो जो भी न्यूज आइटम पब्लिश किया गया, फिक्शनल आर्टिकल पब्लिश किया गया, इसकी वजह से कुछ एब्यूजिव अटैक्स हुए उस फिक्शिशियस पर्सन के बारे में जिसका नाम उन्होंने आर्टिमस लिखा। तो जो रियल पर्सन इसी नाम का था वो एक्शन लेकर आ जाता है डिफेमेशन का। वो कहता है कि भैया तुम आर्टिमस नाम यूज करके एब्यूजिव अटैक कर रहे हो मेरे ऊपर और इस चीज को तुमने पब्लिश कर दिया है, तो यू आर हिंडरिंग माई इमेज, यू आर मतलब कॉजिंग डैमेज टू माई रेपुटेशन इन द सोसाइटी। तो डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया गया था, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा कि जो भी वर्ड्स हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो उसको रेफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने एक फिक्शनल आर्टिकल लिखा, लेकिन उस आर्टिकल में जो नाम दिया वो आर्टिमस, जो उसमें जैसे मान लो कि गोपी बहू नाम दे दिया उन्होंने। तो जो न्यूज आइटम में जो भी चीजें लिखी गई थी वो एब्यूजिव थी। तो जो गोपी बहू इन रियल है वो जाके बोल सकती है कि इन्होंने जो भी चीजें लिखा वो मुझे अटैक कर रहा है, तो मैं इसके अगेंस्ट डिफेमेशन का एक्शन लेकर आना चाहता हूँ। तो डिफेंडेंट को लाइबल कर दिया था। कोर्ट ने बोला अगर डिफेमेटरी वर्ड्स स्पीक ऑफ ए पर्सन बाय डिस्क्रिप्शन without mentioning the name in order to establish right of action, the plaintiff must prove that the ordinary readers of the people who knew him would have understood that it made it refer to him। जैसे कल को आप कोई न्यूज़पेपर में मेरे बारे में कोई भी आर्टिकल पब्लिश कर दो कि समृद्धि मैम ने ऐसा ऐसा कुछ कहा, वो बहुत ऐसी हैं, कोई भी एब्यूजिव अटैक आप मेरे ऊपर करने जा रहे हो और उस आर्टिकल के माध्यम से मुझे लग रहा है कि जो भी डिस्क्रिप्शन आपने दिया वो मेरे बारे में दिया है, तो वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये प्रूव करूंगी कि जितने भी लोग मेरे आसपास मुझे जानते हैं उनको लग रहा है कि वो आर्टिकल मुझे ही रेफर करके लिखा गया है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन जॉन थॉमस वर्सेस डॉक्टर के जगदीशन में बोला, 2001 का केस है, हेल्ड किया गया कि इट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड दैट द डिफेमेटरी वर्ड्स वर डायरेक्टेड अगेंस्ट सच अ कंपनी और रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो कह रहे हैं कि जो भी डिफेमेटरी वर्ड्स है ना वो किसी सोसाइटी या कंपनी के अगेंस्ट है, तो दिखना चाहिए कि हाँ ये उन्हीं के अगेंस्ट है। इन सच सिचुएशन डिफेमेशन हैज रेफरेंस टू जुरिस्टिक लीगल एंटिटी एंड देन इट्स ऑथराइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पर्सनालिटीज कुड क्लेम लोकस स्टेंडाई टू फाइल अ सूट। तो कहते हैं कि अगर किसी भी
भी रजिस्टर्ड सोसाइटी किसी भी कंपनी के अगेंस्ट आपको स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं एंड दोज वर्ड्स आर डिफेमेटरी, तो यहाँ पे ज्यूरिस्टिक लीगल एंटिटी के रेफरेंस से डिफेमेशन हुआ है और वहाँ की जो भी पर्सनालिटीज हैं वो लोग सूट फाइल कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर होगा। अब देखो पहली चीज हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि डिफेमेशन वर्ड्स मस्ट रेफर टू प्लेंटिफ। पहली बात कि डिफेमेशन का जो वर्ड है वो प्लेंटिफ को रेफर करना चाहिए। इसमें देखो तीन चीजें हैं, तीन एसेंशियल्स हैं फॉर द डिफेमेशन। पहला हमने पढ़ लिया कि वर्ड्स फॉल्स होने चाहिए, डिफेमेटरी होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा कि डिफेमेटरी वर्ड्स मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। अब तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिफेमेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन। ठीक है, कह रहे क्लास ऑफ पर्सन के लिए अगर कोई डिफेमेशन हो रहा है तो उसको हम नो डिफेमेशन मानेंगे। जैसे कि अगर मान लो लॉयर्स, बोला गया कि ऑल लॉयर्स आर थीफ, देन नो इंडिविजुअल लॉयर कैन sue हिम। जैसे बोला गया सारे बच्चे दुष्ट हैं या सारे बच्चे थीफ्स हैं या सारे बच्चे चोर हैं, तो क्या सारे बच्चे में से कोई एक बच्चा जाके इंडिविजुअली सू कर सकता है उस व्यक्ति को? नहीं कर सकता है। कह रहे हैं कि देखो डिफेमेशन ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, किसी क्लास ऑफ पर्सन को डिफेम किया जा रहा है तो उसको हम डिफेमेशन नहीं मानते हैं। डिफेमेशन क्या होता है? ये एक इंडिविजुअल की रेपुटेशन का मतलब को इंजर करने की बात हो रही है। अगर मेंबर ऑफ दैट क्लास ऑफ ए पर्सन कैन ओनली सू व्हेन ही कैन प्रूव दैट वर्ड कुड रीजनेबली बी कंसीडर्ड टू बी रेफरिंग हिम। अगर मान लो 100 बच्चों की क्लास है और टीचर गुस्से में आके बोलता है कि तुम सब के सब नालायक हो, तो क्या 100 बच्चे जाके वहां पे सू कर देंगे? कह रहे नहीं, जब क्लास ऑफ पर्सन को कुछ कहते हैं तो वो डिफेमेशन नहीं होता है। जैसे घर में भी होता है ना, जब 5-6 बच्चे होते हैं और पापा को किसी बच्चे को डांटना होता है तो वो सबको डांट रहे होते हैं, वो किसी एक को नहीं डांटते हैं। अगर वो 5 बच्चे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, अब उसमें से आपके पापा आते हैं तो आपके पापा आपको भी डांटेंगे, लेकिन मान लो आपके साथ कई और लोग हैं तो उन सब लोगों को मिलकर डांटेंगे ताकि सबको डांट पड़े, किसी एक व्यक्ति को नहीं डांटा जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी कह रहे हैं कि अगर सारे के सारे वकील को चोर बोला गया तो सारे वकील जो है इंडिविजुअली लॉयर्स कैन, मतलब नो इंडिविजुअल लॉयर्स कैन सू, कोई भी इंडिविजुअल लॉयर सू नहीं कर सकता है। समझ में आ रही बात? फिर आते हैं नुफर वर्सेस लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड। कोर्ट ने बोला कि देखो रीजन क्या है, वाई द डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश अगेंस्ट अ क्लास ऑफ पर्सन इज नॉट एक्शनेबल इज द डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग द फैक्ट द प्लेंटिफ वाज इंक्लूडेड इन द डिफेमेटरी स्टेटमेंट और नॉट। कह रहे मान लो कि कहीं एक कोई मीटिंग चल रही थी, वहां पे 100 लॉयर्स बैठे हुए थे, ठीक है, अब वहां पे बोल दिया गया कि ऑल लॉयर्स आर थीफ, तो कह रहे हैं कि हम लोग क्यों डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो कि किसी क्लास के अगेंस्ट लिया जाता है उसको क्यों नहीं इनिशिएट करवाते हैं? क्योंकि वहां पे एक्शन लेने में डिफिकल्टी होगा, हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि जो भी मतलब जो भी प्लेंटिफ, मान लो 100 लोग थे यहाँ पे, ठीक है, अब इसमें से जो बाहर एक व्यक्ति था, 101वां पर्सन था, वो चला जाता है कोर्ट में, बोलता है कि बोला गया है कि ऑल लॉयर्स आर थीव्स। तो कहते हैं कि देखो यहाँ हमें डिफिकल्टी होगी ये एस्टैब्लिश करने के लिए द फैक्ट दैट प्लेंटिफ वाज इंक्लूडेड इन द डिफेमेटरी स्टेटमेंट, कि प्लेंटिफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट में इंक्लूडेड था या नहीं था, ये प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी सी समस्या होगी हमें इस फैक्ट को एस्टैब्लिश करने में। इसीलिए बोला गया कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट कभी भी किसी क्लास ऑफ पर्सन के लिए अगर होगा तो हम उसे एक्शनेबल, उस पर मतलब एक्शन नहीं लेंगे, उस पर आप वो एक्शनेबल नहीं होगा। फिर आता है डिफेमेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन। तो कहते हैं कि देखो डिफेमेशन ऑफ ए डेड पर्सन इज नो टॉर्ट, ऑल्दो अंडर क्रिमिनल लॉ इट वुड अमाउंट टू डिफेमेशन, लेकिन आपके सिविल लॉ में वो टॉर्ट नहीं कहलाएगा। डिफेमेटरी वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश, तो कहते हैं पब्लिकेशन बहुत जरूरी है जब बात डिफेमेटरी स्टेटमेंट की आती है। ये आपका थर्ड इसेंशियल फीचर्स है। पहला था कि फॉल्स होना चाहिए, वेयर इज माई पेन, पहला था कि फॉल्स होना चाहिए। दूसरा अभी आपने पढ़ा कि जो भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ को रेफर करना चाहिए। और तीसरा क्या है, डिफेमेटरी वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश। तो पब्लिकेशन मींस मेकिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट नोन टू पर्संस अदर देन द पर्सन डिफेंड, मतलब आपने मिस्टर ए को डिफेंड किया है लेकिन इसके बारे में ए के साथ साथ बी सी डी ई एफ जी एच को भी पता होना चाहिए कि ए के साथ डिफेमेशन हुआ है। तो पब्लिकेशन का मतलब ये है। कम्युनिकेशन ऑफ डिफेमेशन स्टेटमेंट्स टू प्लेंटिफ अलोन इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ को ही कम्युनिकेट करना ये सफिशिएंट नहीं है। थर्ड पर्सन रॉन्गफुली रेड्स द लेटर तो उसको भी हम बोलते हैं कि वो पब्लिकेशन ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा। हुथ वर्सेस हुथ में बोला गया कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपके उस वर्ड्स को पढ़ लेता है तो उसे हम डिफेमेशन नहीं मानेंगे। डिफेमेशन कब होगा, जब उस व्यक्ति से रिलेटेड कई सारे लोगों को पता चल जाए कि हाँ उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया या उस व्यक्ति के रिगार्डिंग कोई गलत स्टेटमेंट सर्कुलेट किया जा रहा है मार्केट में। अब डिफेंसेस की बात करते हैं। तो डिफेंसेस इन एक्शन फॉर डिफेमेशन की आप पहले जस्टिफिकेशन दे दो कि ये बात सच है या नहीं है,
ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। दूसरा बोलते हैं फेयर कमेंट और तीसरा बोलते हैं प्रिविलेज। तो जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ में क्या होता है, कहते हैं कि देखो डिफेंडेंट इज एबल टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट्स मेड बाय हिम वर ट्रू देन इट विल बी कंप्लीट डिफेंस। कहते हैं एक्स और जेड, जहां पे बात हुई मंजू लता भाग गई, ठीक है, सॉरी ये वर्ड से आप प्लीज ऑफेंस मत होइएगा, मैं उस केस के बारे में बात कर रही हूँ, डीपी चौधरी वर्सेस मंजू लता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो वर्ड आया कि मंजू लता रैन अवे विद अ बॉय, तो कह रहे हैं कि मान लो प्लेंटिफ ने जो ये स्टेटमेंट दिया, सॉरी डिफेंडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि मंजू लता रैन अवे, तो अगर डिफेंडेंट इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर देता है, वो प्रूव कर देता है कि हाँ सच में मंजू लता किसी लड़के के साथ गई थी, तो बात तो खत्म हो गई वहीं पे, तब आप डिफेमेशन के लिए डिफेंस सीख कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया कि अगर डिफेंडेंट ये प्रूव कर दे कि जो भी स्टेटमेंट उसने दिए थे वो सच हैं, तो उसको कंप्लीट डिफेंस मिल जाएगा डिफेमेशन से इन सिविल लॉ, इवन दो द पब्लिकेशन वॉज मेड मैलिशियसली, इफ द ट्रूथ इज प्रूव्ड इट विल सर्व एज अ कंप्लीट डिफेंस। अगर आप सच बोल देते हो मतलब झूठी अफवाह फैलाई आपने, सबको ये लग रहा है कि आपने झूठ बोला है, अगर आप उस झूठ को सच साबित कर देते हो तो डिफेमेशन का डिफेंस आपको मिल गया। इसमें केस भी है मैकफर्सन वर्सेस डेनियल्स। इसमें कहा गया कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द लॉ विल नॉट परमिट अ मैन टू रिकवर डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरी टू अ कैरेक्टर which he does not possess. It must be noted that reporting of a deviated, distorted versions without proper justification was held to be defamation. Criminal law, it requires that besides being true, it must be proved that imputation made was good for public. Falsity of defamatory statement is presumed in favor of plaintiff. It is for the defendant to prove that the statement was true. तो burden of proof किसके ऊपर आएगा, जब आप डिफेमेशन का डिफेंस लेंगे तो डिफेंडेंट के ऊपर आएगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि देखो लॉ कभी भी परमिट नहीं करेगा रिकवरी करने के लिए डैमेजेस का, जहां पे इंजरी जो है किसी व्यक्ति के कैरेक्टर के ऊपर हुई है और वो कैरेक्टर वो पोजेस ही नहीं करता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर आपने झूठ बोला ही नहीं है तो आप वहां पे आके डैमेजेस ने मतलब डिफेमेशन में क्या हो रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने आपकी रेपो को हिंडर करने की कोशिश की है तो आप कोर्ट जाएंगे ना डैमेजेस सीख करने के लिए। डैमेजेस का मतलब कंपनसेशन, तो लॉ ऐसे व्यक्ति को क्यों कंपनसेशन देगा जिसका जो कैरेक्टर है उसी के बारे मतलब जैसा वो है वैसा ही बताया गया। अगर बोला गया कि पूजा मिस्टर पी जो है थीफ हैं, ठीक है, और मिस्टर पी सच में थीफ थे तो वो डैमेजेस थोड़ी क्लेम कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो प्रूफ करे कि जो स्टेटमेंट उसने दिया था वो सच है या गलत है, ये इस केस में हेल्ड किया गया। दूसरा आता है फेयर कमेंट, मतलब अगर आप किसी चीज को एनालाइज करते हैं, फैक्ट को, किसी भी चीज के फैक्ट को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, इट इज अप्रिशिएशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब आप फैक्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो टू बी फेयर द एनालिसिस ऑफ फैक्ट मस्ट बी ऑनेस्ट एंड रिलेवेंट। फेयर होने के लिए जो भी फैक्ट को आप एनालाइज कर रहे हैं वो ऑनेस्ट होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। इट मस्ट ऑल्सो बी मेड इन द पब्लिक स्टेटमेंट। आप किसी चीज को क्रिटिकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वो फेयर होना चाहिए, पहली बात तो ऑनेस्ट होना चाहिए और रेलेवेंट बातों को रखिए आप सामने। तो कहते हैं कि द डिफेंसेस इज अवेलेबल व्हेन द फॉलोइंग एसेंशियल्स आर मेट। जब फॉलोइंग एसेंशियल्स कंप्लीट होंगे, कौन कौन से, कि पहली बात तो कि फेयर कमेंट होना चाहिए, एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एंड नॉट असर्शन ऑफ फैक्ट, आपने अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस किया है, ठीक है। दूसरा कहते हैं कमेंट फेयर एंड ऑनेस्ट एंड रेलेवेंट होना चाहिए, जो भी कमेंट आप दे रहे हैं वो फेयर, ऑनेस्ट या रेलेवेंट होना चाहिए। तीसरा बोलते हैं सच कमेंट मस्ट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो भी आपने कमेंट किया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। तो कहते हैं कि देखो भाई इट इज बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ ऑनेस्ट एंड रेलिवेंट ओपिनियन ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग फैक्ट। तो कहते हैं ये ऑनेस्ट होना चाहिए, रेलिवेंट ओपिनियन होना चाहिए किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग। इट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड एंड फ्रॉम मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। उसको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट से मतलब ऐसा ना रहे कि आप किसी चीज़ का फैक्ट ही उठा के बोल दो, आप उस फैक्ट पे आपके क्या ओपिनियन है वो बताओ, आप उस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर सको कि फैक्ट से उस जो भी स्टेटमेंट आपने दिया उसमें और फैक्ट में क्या डिफरेंस है। फॉर अ कमेंट टू बी फेयर इट मस्ट बी नॉट बी बेस्ड ऑन अनट्रू फैक्ट, मतलब गलत फैक्ट पे आपके कमेंट्स बेस्ड नहीं होने चाहिए, वो हमेशा कॉन्कोटेड फैक्ट्स का, जो कि इज अ कमेंट बेस्ड ऑन कॉन्कोटेड फैक्ट इज नॉट ट्रू। अगर आप ऐसे ही उड़ी जुड़ी बातों के ऊपर अपने कमेंट्स दे रहे हैं तो वो सही नहीं माना जाएगा। तो फेयर कमेंट के लिए क्या जरूरी है कि आप फैक्ट्स को क्रिटिकली एनालाइज करो, अप्रिशिएट करो फैक्ट्स को, अपने ओपिनियंस दो उसके ऊपर, जो भी ओपिनियन आप दे रहे हैं वो ऑनेस्ट या रिलेवेंट होना चाहिए, और वो भी जो भी स्टेटमेंट आपने दिया वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। समझ में आ रही बात। फिर आता है थॉमस वर्सेस ब्रैडबरी एग्न्यू एंड कंपनी लिमिटेड में बोला गया, कोर्ट ने हेल्ड किया दैट इफ ड्यू टू मैलिस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट, अगर डिफेंडेंट के पार्ट पे मैलिस है, गलत है, द कमेंट इज डिस्टॉर्टेड
देन इट सीजेस टू बी अ फेयर कमेंट। तो कहते हैं अगर डिफेंडेंट के साइड से कोई दिक्कत थी तो जो भी कमेंट है वो अगर डिस्टॉर्टेड है तो हम बोलेंगे कि देन इट सीजेस टू बी अ फेयर कमेंट, तब वो फेयर कमेंट नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें कहा जा रहा है ए सेज जेड बुक इज फुलिश, ही मस्ट बी वीक मैन। तो ये एक फेयर कमेंट है, उन्होंने एक ओपिनियन दिया। कैसे दिया? उन्होंने उस बुक को पढ़ा, उसके बाद उन्होंने एक ओपिनियन बनाया कि जेड की जो बुक है ना वो बकवास है और ये व्यक्ति जो है वीक मैन हो सकता है, तो इसको हमने बोल दिया फेयर कमेंट। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से कहते हैं कि ए सेज आई एम नॉट सरप्राइज दैट जेड्स बुक इज फुलिश बिकॉज ही इज अ वीक मैन, यहाँ पे वो असर्ट कर दे रहा है कि हाँ वो सच में वीक मैन है और मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ ये पढ़ के कि उसकी बुक खराब है या उसकी बुक बकवास है। तो ये स्टेटमेंट फेयर कमेंट नहीं है। आपको किसी भी चीज को, किसी भी फैक्ट को अप्रिशिएट करना है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो उसे हम बोलते हैं एप्रिशिएशन ऑफ फैक्ट। आई होप मैं मैं चीजों को कंटिन्यू कन्वे कर पा रही हूँ। एक सेकेंड का समय दीजिएगा। ठीक है, अब आता है ये वाला केस था थॉमस ब्रैडबरी वर्सेस एग्न्यू एंड कंपनी लिमिटेड। फिर थर्ड आता है प्रिविलेज। पहला क्या था? जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, दूसरा फेयर स्टेटमेंट, तीसरा प्रिविलेज। प्रिविलेज में क्या कहते हैं कि इन दिस सिचुएशन जहां पे लॉ रिकॉग्नाइज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इट इज केप्ट अबव द पर्सन रेपुटेशन, जहां पे पर्सन की रेपुटेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को पर्सन के रेपुटेशन से ऊपर रखा जाता है। इन सच सिचुएशन अगर कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट है तो हम मानेंगे कि वो पनिशेबल नहीं होगा। मतलब पर्सन की रेपुटेशन से ऊपर क्या रखा गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच को रखा गया। किस में रखा गया? प्रिविलेज में रखा गया। और कहा भी जा रहा है कि प्रिविलेज मतलब प्रिविलेज सिचुएशन में अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो पनिशेबल नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अब प्रिविलेज दो तरीके का होता है, एक एब्सोल्यूट होता है, दूसरा क्वालिफाइड होता है। एब्सोल्यूट प्रिविलेज आपको मिलता है आर्टिकल 105 में और आर्टिकल 194 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जहां पे जो भी पार्लियामेंट के केसेस हैं, जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव की प्रोसीडिंग्स हैं, वहां पे आपको एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, आपको जो बोलना है वो बोलिए, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा, कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट। वरना होता है ना कि जब रैलीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के बारे में कितना भला बुरा कहते हैं, लेकिन कोई डिफेमेशन का सूट नहीं फाइल कर सकता, कोई प्रोसीडिंग को इनिशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि उनको एब्सोल्यूट प्रिविलेज दिया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105 और 194 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कहते हैं कि एब्सोल्यूट प्रिविलेज में कोई भी एक्शन आप नहीं ले सकते हैं, इवन दो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट फॉल्स हो तो भी और मैलिशियसली मेड किया गया तो भी आप कोई डिफेंस, कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड मिलिट्री प्रोसीडिंग। समझ में आ रही बात? दूसरा आता है क्वालिफाइड प्रोसीडिंग, जहां पे दो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने पड़ते हैं। पहला है स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड विदाउट मैलिस एंड देयर मस्ट बी ओकेजन फॉर मेकिंग। मतलब जब आप वो स्टेटमेंट दे रहे थे तो वहां पे वो ओकेजन था, आपको वो स्टेटमेंट देना ही था। तो कह रहे हैं कि उसमें कोई भी बैड पार्ट नहीं है। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे गलती से हो गया है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्वालिफाइड प्रिविलेज में दो चीजें हैं कि द स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड विदाउट मैलिस, मतलब उसमें कोई बैड इंटेंट नहीं था। और दूसरा था देयर मस्ट बी एन ओकेजन फॉर मेकिंग सच स्टेटमेंट, मतलब वो स्टेटमेंट देने का ओकेजन था, मतलब समय माहौल देख के बोला जाता है ना, तो उस समय और माहौल के हिसाब से वो स्टेटमेंट देना था। सच प्रिविलेज इज जनरली अवेलेबल व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। तो कहते हैं जब आप अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर रहे हैं उस समय आप ऐसे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। एक केस था एडम वर्सेस वार्ड, इसमें बोला गया कि privileged occasion is an occasion where the person who makes communication has an interest or duty to make। तो कह रहे हैं कि privileged communication क्या है, privileged occasion क्या है? तो कह रहे हैं कि जहां पे व्यक्ति के पास कम्युनिकेट करने का अधिकार है, who makes the communication, उसका इंटरेस्ट है, उसकी ड्यूटी है वो ऐसा स्टेटमेंट देने की, and the person to whom it is made has corresponding intent to receive। इसको एग्जाम्पल ऐसे समझ लो ना कि टीचर है और स्टूडेंट है। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक ओकेजन आ जाता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक ओकेजन है। अब इस ओकेजन पे टीचर के पास एक प्रिविलेज्ड ओकेजन है, टीचर क्या कर सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ दैट स्टूडेंट एंड बाय एक्सरसाइजिंग हिज ड्यूटीज, टीचर अपनी ड्यूटी को एक्सरसाइज करते हुए एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ दैट स्टूडेंट वो क्या कर सकती है, वो स्टेटमेंट्स दे सकती हैं। एंड दैट स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट रिसीव करने के लिए कौन रेडी है? दैट बच्चा इज रेडी, दैट स्टूडेंट इज रेडी टू रिसीव सच स्टेटमेंट। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये प्रिविलेज्ड ओकेजन है जहां
जहाँ पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आगे वाली पार्टी उस चीज को रिसीव करने के लिए भी तैयार है। वो कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो क्या कह रहे हैं, जो भी आपकी बुराइयां कर रहे हैं उनको आप अपने आंगन में ही जगह दे दो, बिना साबुन और पानी के वो आपके अंतर्मन की सफाई करेंगे। ये मैं बस यहाँ पे कोट कर रही हूँ इस ओकेजन पे। तो कह रहे हैं कि देखो, प्रिविलेज्ड ओकेजन का मतलब है कि जहाँ पे आप कोई भी एनालिसिस, कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, तो जो रिसीविंग पार्टी है वो उसको गलत इंटेंट से नहीं लेती है, वो उसको रिसीव कर रही है। रेसिप्रोसिटी इज एसेंशियल, मतलब मैं कह रही हूँ तो आगे वाला सुन भी रहा है। जैसे हम अपने माता पिता की बात को सुनते हैं, तो क्या रहा, वो कोई भी गलत चीज हम करते हैं तो वो उस पर हमें टोकते हैं, हमें बोलते हैं, तो हम उस चीज को सुनते हैं, हम उनके अगेंस्ट कोई डिफेमेशन का सूट थोड़ी लेके आते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, ए शॉपकीपर सेज टू बी, एक शॉपकीपर था, उसने बी से कहा कि आप जेड को कोई भी चीज मत बेचना अनलेस ही पेज यू रेडी मनी। मतलब अगर वो आपको पैसा दे रहा है तो तुरंत उसको बेच दो, नहीं दे रहा है तो मत बेचना। बिकॉज उनका ओपिनियन था, आई हैव नो ओपिनियन ऑफ हिज ऑनेस्टी, मुझे उसके ऊपर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है कि वो पैसे आपको देगा या नहीं देगा। तो दिस इज अ क्वालिफाइड प्रिविलेज। फिर एक और केस था, क्लार्क मेलिनिक्स में कह रहा है कि देखो, ये ना इंग्लिश केस क्लॉज हैं तो इसके प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, उस चीज को लेके आप कोई टिप्पणी मत करिएगा, ठीक है। कोर्ट हेल्ड दैट इफ द ओकेजन इज प्रिविलेज्ड, अगर ओकेजन प्रिविलेज्ड है, वन देन इट मस्ट नॉट बी यूज फॉर सम इनडायरेक्ट और रॉन्ग मोटिव। कहते हैं अगर आपको मिल गया मौका बोलने का, आपने अपनी जो जितनी भी भड़ास थी आपके अंदर, जितना गुस्सा था, जितना एंगर था, जितना रॉन्ग मोटिव था, आप सब वहां पे उड़ेल देते हो। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, ओकेजन अगर प्रिविलेज है तो उसमें आप इनडायरेक्ट या गलत मोटिव मत यूज करना, आप कोई भी गलत चीज मत बोलना, कोई गलत स्टेटमेंट मत देना। तो यहाँ लिखा है मैलिस हियर डज नॉट मीन मैलिस इन लॉ बट एक्चुअल मैलिस। कहते हैं कि अगर पर्सन के पास कोई ओकेजन है जहाँ पे उसे अपने मतलब आगे वाले के बारे में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने एंगर को ही वहां पे लाके फेंक देगा, अपने सारे गुस्से को वहां निकाल लेगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। समझ में आ रही बात? तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिफेमेशन। डिफेमेशन की क्लास यहाँ होती है खत्म। डिफेमेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने डिफेमेशन में सबसे पहले देखा कि डिफेमेशन दो तरीके का होता है। विनफिल और सैलमन की क्या डेफिनेशन है। डिक्सन वर्सेस हेल्डन का केस बोलता है कि मैन की रेपुटेशन को हम प्रॉपर्टी मानते हैं। फिर इसमें दो तरीके से होता है, लिबल और स्लैंडर होता है। फिर हमने पढ़ा इसेंशियल्स, पहला है वर्ड मस्ट बी फॉल्स एंड डिफेमेटरी, दूसरा क्या है कि वर्ड मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ, और तीसरा क्या था कि उसका पब्लिकेशन होना चाहिए उन वर्ड्स का। इन सब में हमने केस लॉस पढ़ा, हमने हिडन डिफेमेशन के तौर पे इन्यूडो को पढ़ने की कोशिश किया, उसमें भी हमने केसेस देखे। फिर हमने देखा कि अगर क्लास ऑफ पर्सन के लिए कोई वर्ड यूज हो रहा है तो हम उसे डिफेमेशन नहीं मानते हैं। किसी भी डिसीज व्यक्ति का को डिफेम अगर आप कर रहे हैं तो वो भी टॉर्ट नहीं कंसिडर होता है। डिफेमेटरी वर्ड्स को आपका पब्लिश करना जरूरी है, ये थर्ड वाला इसेंशियल था। डिफेंसेस में हमने तीन पढ़ा कि आप जो भी झूठ बोला है, लोगों को जो चीज़ झूठ लग रही है उसको जस्टिफाई करके बताइए कि आपने सच बोला है। फेयर कमेंट देने का अधिकार है आपके पास, किसी भी फैक्ट के ऊपर, किसी भी चीज़ को लेकर अपनी ओपिनियन रखने का अधिकार है। और तीसरा है कि प्रिविलेज के बारे में है कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, उसको हम ऊपर रखेंगे पर्सन के रेपुटेशन से। समझ में आ रही है? एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिलता है आर्टिकल 105 एंड 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। फिर हम लोगों ने इसमें पढ़ने की कोशिश किया दो केसेस। क्लास खत्म। एक एक सेकंड का समझ लीजिए, जो भी पढ़ा उसे एक बार ही रिवाइज कर लीजिए, जो भी आपने अपनी कॉपी में लिखा है। मैं पानी पी लेती हूँ। चलिए, ट्रेस पास को शुरू करते हैं। ट्रेस पास भी एक स्पेसिफिक टॉट वाले टॉपिक में आएगा। अभी हम पॉइंट नंबर 4 ही कर रहे हैं अपने यूनिट नंबर 5 का, ठीक है। तो ट्रेसपास में क्या है, ट्रेसपास टू पर्सन और प्रॉपर्टी। तो कहते हैं कि देखो भैया, किसी की भी प्रॉपर्टी में आप इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के। मेरा घर था, उस घर में मिस्टर ए आते हैं और वो यहाँ पे क्यों आए हैं, इसका उनके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो उन्होंने ट्रेसपास किया, उन्होंने इंटरफेयर किया, मेरी प्रॉपर्टी में आते हैं। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि यहाँ आने के पीछे का जस्टिफिकेशन क्या है, मतलब क्या इंटेंशन था, तो उनके पास कोई भी जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं था। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति ने ट्रेसपास कमिट किया है लैंड के रिगार्डिंग, किसी गुड्स के रिगार्डिंग, या पर्सन के रिगार्डिंग, या तीन चीजों के रिगार्डिंग ट्रेसपास होता है। अब देखो, द मेन थ्री फॉर्म्स ऑफ इंटेंशनल ट्रेसपास टू अ पर्सन और ट्रेसपास, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
मे बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट। तो देखो पहले क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया कि भैया ट्रेसपास क्या होता है। ट्रेसपास का मतलब होता है इंटरफेयर करना किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी के लैंड में, किसी के गुड्स से, और जब भी आप उसका इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, पहली बात। फिर ट्रेसपास जब हम बात करते हैं तो 3 तरीके के होते हैं, एक लैंड के रिगार्डिंग, दूसरा गुड्स के रिगार्डिंग, तीसरा पर्सन के रिगार्डिंग। हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ट्रेसपास टू पर्सन। ठीक है, जब हम पर्सन के बारे में पढ़ेंगे तो 3 चीजें हैं, पहला बैटरी, दूसरा असॉल्ट और तीसरा आता है फॉल्स इम्प्रिजमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो बैटरी क्या है, बैटरी के बारे में कह रहे हैं कि इज डिफाइंड एज इंटेंशनल और डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो कह रहे हैं मान लो आप खड़े खड़े किसी व्यक्ति को एक चांटा लगा देते हो, ठीक है, ये इंटेंशनल था, क्योंकि चांटा मार रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसे ही कर दिया, मुझे तो ऐसे ही ख्वाब आ रहे थे और मैंने पीट दिया, नहीं, इंटेंशनल था, ठीक है। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मतलब किसी के गाल होंगे और उस आपका हाथ होगा, डायरेक्टली फोर्स को अप्लाई किया है, तो और इसको करने के पीछे आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो भैया तुमने टॉर्ट में बैटरी कमिट करने की कोशिश किया है। ट्रेसपास टू पर्सन इसी को कहते हैं जिसमें बैटरी भी आता है। तो क्या किया आपने, 2 चीजें कि फोर्स यूज किया, चांटा था ऐसे तो लगाओगे नहीं, आप जोर से चांटा मारोगे तो फोर्स यूज हो रहा है, और उस फोर्स को यूज करने के पीछे आपके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो तुमने क्या कमिट किया, तुमने बैटरी कमिट किया। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि फोर्स में बी यूज इवन विदाउट बॉडीली कॉन्टैक्ट। तो कहते हैं बॉडी कॉन्टैक्ट में ना आए तो भी फोर्स यूज हो सकता है। कैसे हो सकता है, कुर्सी उठा के फेंक दिया, पानी, वो जो एकता कपूर के सीरियल्स होते हैं ना, बड़े अजीब से होते हैं, तो उसमें पानी ग्लास में भर दिया और ऐसे मुंह पे पानी फेंक दिया। कई कई सीरियल्स में तो आजकल एक मीम वायरल है जिसमें बाल्टी में पानी होता है और नर्स के ऊपर पूरा का पूरा पानी उड़ेल देती है। मैं सीरियल्स नहीं देखती हूँ, मीम्स के थ्रू मैंने देखा था। तो कह रहे हैं कि देखो फोर्स में बी यूज इवन विदाउट द बॉडीली कॉन्टैक्ट, बॉडी कॉन्टैक्ट में ना आए तो भी फोर्स आप यूज कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, आपने किसी के मुंह पे थूक दिया, स्पिटिंग इन द फेस, वेयर इज माय पेन, स्पिटिंग इन द फेस, थ्रोइंग ओवर अ चेयर, चेयर उठा के फेंक देते हो, ठीक है, तो डायरेक्ट तो बॉडीली कॉन्टैक्ट में नहीं आया लेकिन कर तो दिया ना, फोर्स तो यूज कर लिया ना। और एनी ऑब्जेक्ट और इवन वाटर अमाउंट्स टू बैटरी, मतलब पानी फेंकना भी बैटरी कहलाएगा, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फोर्स फिजिकल हर्ट नीड नॉट बी देयर, फिजिकली आप किसी को हर्ट कर रहे हो इसका जरूरत नहीं है। इट इज एसेंशियल दैट द यूज ऑफ फोर्स शुड बी इंटेंशनल एंड विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो कह रहे हैं कि जो फोर्स आप यूज कर रहे हो वो इंटेंशनल होना चाहिए और बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के होना चाहिए। लेकिन जो भी एकता कपूर के सीरियल्स आप देखते होंगे ना, उसमें उनके पास हर चीज का जस्टिफिकेशन होता है। तो कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल स्पिटिंग इन द फेस, ये एक तरीके का डिफॉर्मेशन है, पानी फेंकना भी सॉरी बैटरी है। ऑन द अदर हैंड कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और आप उसको खींच के बाहर निकालते हो तो ये बैटरी नहीं कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति भूखा है और आपने उसको जबरदस्ती खाना खिला दिया तो ये बैटरी नहीं कहलाएगा। अगर बस से आप ट्रेवल कर रहे हैं और बस में बहुत भीड़ है तो कंडक्टर ने किसी एक आदमी को पकड़ के बाहर कर दिया तो ये बैटरी नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही बात। द फोर्स मे बी यूज थ्रू एनी ऑब्जेक्ट लाइक ए स्टिक, बुलेट और एनी अदर मिसाइल। तो आप स्टिक से, बुलेट से, अब यहाँ पे पानी की बात कर दी तो स्टिक बुलेट तो मान लो नॉर्मल चीजें हैं। हाउएवर मियर पासिव ऑब्स्ट्रक्शन लाइक डोर वॉल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज यूज। कह रहे मतलब कि डोर के वजह से कोई चोट वोट लग गई या वॉल है तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे यूज ऑफ फोर्स। हार्म वॉलंटरली सफर्ड इज नो बैटरी। अगर आप जानबूझ के आपको चोट लग जाती है, जैसे हम लोग चलते रहते हैं और पैर की उंगलियों में दीवार से चोट लग जाती है या बेड से लग जाता है, तो कह रहे हैं वॉलंटरली जब तुम्हें हार्म हो रहा है तो वो बैटरी नहीं कहलाएगा। हार्म विच इज अनइंटेंशनल और कॉज बाय प्योर एक्सीडेंट इज ऑल्सो नॉट एक्शनेबल। गलती से कोई गलती हो जाती है, गलती से आपने किसी को हार्म कॉज कर दिया तो वो भी बैटरी नहीं कहलाएगा। तो बैटरी क्या कहलाएगा, जहां पे फोर्स यूज हो रहा हो और उस फोर्स को यूज करने के पीछे आपके पास कोई भी लॉफुल जस्टिफिकेशन ना हो, आपने इंटेंशनली फोर्स को अप्लाई किया है, थप्पड़ मार दिया, मुंह पे पानी फेंक दिया, ये सब मुझे लग रहा है बैटरी याद रहेगा आपको। फिर एक केस था स्टैनले वर्सेस पावेल, इसमें हेल्ड किया गया कि डिफेंडेंट हु फायर्ड द pheasant but pellet from his gun after glancing off tree accidentally wounded plaintiff was not liable। तो मान लो ये एक पेड़ था, नहीं ये पेड़ नहीं है ना, ठीक है, ये पेड़ था और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गन फायर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये गन जो है पेड़ से टकराता है और वापस आके इनके दोस्त को लग जाता है, तो ये बैटरी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इट वॉज हेल्ड दैट द यूज ऑफ फोर्स टू मेक अ टिकटलेस पैसेंजर आउट, वही मैंने बोला कि किसी के पास टिकट नहीं है और आप उस व्यक्ति को बस से बाहर निकाल देते हैं तो वो अमाउंट टू बैटरी नहीं होगा। यूज ऑफ फोर्स टू आउट द पासर फ्रॉम ए प्रिजमाइसिस, आपके लैंड पे कोई घुस गया है तो आपने फोर्सफुली उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया तो ये भी बैटरी नहीं कहलाएगा। यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स देन इज नेसेसरी, मतलब जानबूझ के आपने ज्यादा फोर्स यूज कर लिया, मतलब जैसे हमने जब पिछली क्लासेस पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि आपने क्या किया, मतलब कोई आपके लैंड पे एंटर करने की कोशिश करता है और आपने वहां पे इलेक्ट्रिक वायर बिछा दिया है। अब उस इलेक्ट्रिक वायर की वजह से क्या होता है कि जो भी व्यक्ति वहां पे आ रहा है, ये यहीं पे तो केस है, ये देखो चेरोबियन ग्रोगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1964, ये बिहार का केस है। यहाँ पे क्या किया लोगों ने, यहाँ पे अपने खेतों में ना नेकेड वायर बिछा दिया, मतलब तार को ऐसे ही खुला छोड़ दिया और वार्निंग भी नहीं दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी मतलब अक्रॉस द पैसेज जो भी ट्रेसपासर एंटर करता है ना, उसको वहां पे करंट लगेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि भैया ये गलत है, आपको लिमिट में फोर्स यूज करना है, ऐसा ना यूज कर दो कि व्यक्ति वहीं पे मर ही जाए, ऐसा काम नहीं करना। तो कहते हैं अगर आपने बैटरी के समय में कोई भी मतलब अगर कोई रीजनेबल पर्सन ने ट्रेसपासर के अगेंस्ट एक्सेसिव फोर्स को यूज किया, मतलब वो फोर्स जो कि नेसेसरी ही नहीं था, तो हम आपको ही लायबल मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हमारे पास क्या चीजें थी ट्रेसपास टू पर्सन में, पहला बैटरी, दूसरा असॉल्ट और तीसरा हमारे पास फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। तो असॉल्ट में क्या बोलते हैं, कहते हैं देखो भैया असॉल्ट प्रीसीड्स बैटरी, बैटरी को प्रीसीड करता है असॉल्ट। कह रहे हैं कि असॉल्ट में डर होना चाहिए, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ इन्फ्लिक्शन ऑफ फोर्स, मतलब इतना रीजनेबल डर पैदा हो कि हाँ मेरे साथ बैटरी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि इट इज एन एक्ट ऑफ डिफेंडेंट विच कॉजेज टू द प्लेंटिव रीजनेबल एप्रीहेंशन, मतलब जैसे वो गोपी बहू का सीरियल है तो उसमें जो वो उसकी सासू माँ रहती है उससे वो कितनी डरती है, तो गोपी बहू को रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि कोकिला जो है उसको मार सकती है, ठीक है, उसके ऊपर पानी का बॉटल फेंक सकती है। तो क्या कह रहे हैं कि इट इज एन एक्ट, ऐसा एक्ट जहां डिफेंडेंट को डर है। डर किस बात का है, डिफेंडेंट को डर है, सॉरी इट इज एन एक्ट ऑफ डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट को डिफेंडेंट के एक्ट से प्लेंटिफ ऑलरेडी डरा हुआ है। तो प्लेंटिफ कौन है, गोपी बहू है, और डिफेंडेंट कौन है, कोकिला मोदी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा कोई भी एक्ट जिसके वजह से रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज होता है ऑफ इन्फ्लिक्शन हार्म का या यूज ऑफ फोर्स का और बैटरी का उस व्यक्ति पे, तो उसे हम असॉल्ट कहते हैं। इट इज अटेम्प्ट टू थ्रेट, मतलब धमकी देना, डर पैदा करना, हर्ट कपल्ड विथ एन अपरेंट प्रेजेंट एबिलिटी और इंटेंशन, मतलब डर है कि वो मुझे मारेगा और उसके साथ क्या कपल किया गया है कि भैया हाँ वो व्यक्ति मेरे साथ बैटरी कॉज कर सकता है, मतलब वो व्यक्ति मेरे सामने आके मुझे थप्पड़ मार के जा सकता है, ऐसा डर पैदा होना असॉल्ट कहलाता है। द रॉन्ग कंसिस्ट इन अटेम्प्ट टू डू रादर देन रॉन्ग कॉजिंग हार्म, तो कहते हैं कि अटेम्प्ट होना मतलब हमें पता है कि मेरे साथ मार हो सकती है, मुझे वो व्यक्ति मार सकता है। ऐसा होता है ना कि आप खड़े हो और आपको आगे से कोई घूर रहा है तो आपको डर है कि वो आके मुझे पीटेगा मारेगा। तो कह रहे हैं कि असॉल्ट में क्या होता है कि आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन है, डर है, थ्रेट है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है या जो भी व्यक्ति है डिफेंडेंट वो आपको आके मार सकता है। तो गोपी बहू और कोकिला का एग्जाम्पल बेस्ट है इस केस में। पॉइंटिंग अ लोडेड गन इज एन असॉल्ट, तो कहते हैं कि अगर आपने लोडेड गन पॉइंट कर दिया तो ये भी असॉल्ट में आएगा। अगर वो लोडेड नहीं है लेकिन फिर भी प्लेंटिफ को ऐसा लगता है कि गन लोडेड है, तो भैया बस इतना सफिशियंट है, असॉल्ट होना ही होना है, उस चीज को हम असॉल्ट ही मानेंगे क्योंकि इस चीज की वजह से क्या हो रहा है, प्लेंटिफ डरा हुआ है, एप्रीहेंडेड है, उसको डर है, एप्रीहेंशन है उसके पास, उसके दिमाग में ये है कि ये गन लोडेड है और मैं मर जाऊंगा, तो दिस इज असॉल्ट। Test of assault is whether an apprehension has been created in the mind of the plaintiff that battery is going to be committed। तो वही मैंने अभी भी बताया कि व्यक्ति के अंदर डर होना कि उसके साथ बैटरी कमिट हो जाएगा। ये भी इसेंशियल है कि प्राइमा फेसाई एबिलिटी क्या है, हार्म करने की है। इसेंशियल में यहाँ बोलते हैं कि प्राइमा फेसाई एबिलिटी है टू डू द हार्म। इफ द फिस्ट इज शोन, अगर मुक्का कोई दूर से दिखा रहा है और आपको पता है कि वो मुझे मुक्का दिखा रहा है तो वो आके मुझे मुक्का मार के जाएगा, तो समझ लो कि ये असॉल्ट है। कोई लोडेड पिस्टल दिखा रहा है बहुत दूर से, वो भी असॉल्ट है, लेकिन अगर प्लेंटिफ को पता है कि वो लोडेड पिस्टल नहीं है, वो नकली पिस्टल है, तो वो असॉल्ट नहीं मानेंगे। समझ में आई बात? फिर आते हैं स्टेफेंस वर्सेस मायरस में। कहते हैं कि देखो भैया इट वाज हेल्ड दैट इंटरसेप्शन ऑफ ए ब्लो एम्ड एट द प्लेंटिफ बाय थर्ड पर्सन विल नॉट एब्सॉल्व द डिफेंडेंट फ्रॉम द लायबिलिटी। तो कहते हैं अगर किसी ने कोई चीज फेंक के मारने की कोशिश की है फ्रॉम थर्ड पर्सन तो उसके डिफेंडेंट की लायबिलिटी एब्सॉल्व नहीं हो जाती है। कहते हैं सिर्फ वर्बल थ्रेट होना असॉल्ट नहीं है अनटिल एंड अनलेस उस थ्रेट के माध्यम से आपके अंदर एक रीजनेबल एप्रीहेंशन पैदा ना हो जाए।
समझ में आई बात। कहते हैं इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरी बैटरी शुड इंक्लूड असॉल्ट, हर बैटरी में असॉल्ट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी ब्लो कर रहा है, कोई भी चीज फेंक के मारने की कोशिश कर रहा है बिहाइंड विदाउट द प्रायर नॉलेज ऑफ द पर्सन हिट, उसको हम बैटरी कंस्टिट्यूट करेंगे, बट वो असॉल्ट नहीं होगा। क्योंकि पीछे से फेंक के मारा ना, तो हमें पता नहीं है ना, हमें अप्रीहेंशन नहीं है। आपने फेंक के मारा दूर से, कोई चीज ब्लो किया, मतलब ऐसे डंडा फेंक के मारा मेरे पीछे से, अब वो आके मेरे को लगता है तो मुझे बैटरी कॉज हुआ, लेकिन मुझे उस डंडे को देख के डर नहीं था क्योंकि वो एक्ट मेरे पीछे से हुआ था, तो क्या कह रहे हैं कि फिर वो असॉल्ट नहीं होगा। द डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी इज दैट असॉल्ट में क्या होगा, एक्चुअल कॉन्टैक्ट और इन्फ्लिक्शन ऑफ फोर्स होगा, लेकिन बैटरी में ये जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में आपके साथ मतलब कॉन्टैक्ट हो, और दूसरा यहाँ पे इन्फ्लिक्शन मतलब डर पैदा होना है, एप्रीहेंशन का होना जरूरी है असॉल्ट में, लेकिन बैटरी में ऐसा जरूरी नहीं है। फिर ये हमारा थर्ड पॉइंट आता है फॉल्स इम्प्रिजमेंट ट्रेसपास टू पर्सन के रिगार्डिंग। कहते हैं कि इम्पोजिशन ऑफ टोटल रिस्ट्रेंट फॉर सम पीरियड, कहते हैं आपको किसी समय अवधि के लिए, कुछ समय अवधि के लिए रिस्ट्रेंट कर दिया गया है, रोक दिया गया है, मतलब आप फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं हम, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं रिस्टेंट बोलते हैं और फॉल्स इम्प्रिजमेंट। तो कहते हैं कि मतलब देखो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी कमरे में लॉक कर दिया गया है, नहीं, इसका इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आपको मतलब रोका गया है कि आप कंप्लीटली मतलब मूव नहीं कर सकते, पहली बात तो। दूसरी बात, ऐसा रिस्टेंट लगाने के लिए, आपकी लिबर्टी पे को रिस्टेन करने के लिए उस व्यक्ति के पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फॉल्स इम्प्रिजमेंट कंसिस्ट इन द इम्पोजिशन ऑफ टोटल, मतलब आपने किसी व्यक्ति के ऊपर टोटल रिस्ट्रेंट लगा दिया है कुछ समय के लिए। रिस्ट्रेंट शॉर्ट भी हो सकता है, और इसके रिगार्डिंग एसेंशियल्स क्या है कि टोटल रिस्ट्रेंट ऑन द लिबर्टी, मतलब कंप्लीटली रिस्ट्रेन कर दिया, आपके मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया। अगर तुम यहाँ से इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग गए तो बस गए। इट शुड भी, मतलब आप एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग नहीं जा सकते, एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते, आप अपने घर में भी नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई रिस्ट्रेंट इम्पोज हुआ है आपके ऊपर, तो आपके साथ फॉल्स इम्प्रिजमेंट हुआ है। इट शुड बी विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो कहते हैं ऐसा करने के पीछे उनके पास कोई वैलिड एक्सक्यूज या जस्टिफिकेशन नहीं है। टू कॉन्स्टिट्यूट दिस रॉन्ग इम्प्रिजमेंट इन द ऑर्डिनरी सेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो कहते हैं देखो, फॉल्स इम्प्रिजमेंट एक तरीके का रॉन्गफुल एक्ट है, सिविल रॉन्ग है ये भी, क्योंकि हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति इंटेंशनली आपको रोक रहा है कुछ समय अवधि के लिए, कहीं पे आपको रिस्ट्रेन कर दिया है, आपको उस कमरे से बाहर नहीं जाने दे रहा है, तो उसको हम फॉल्स इम्प्रिजमेंट मानेंगे। फॉल्स इम्प्रिजमेंट का मतलब ये नहीं है कि ऑर्डिनरी सेंस में हम समझते हैं इम्प्रिजमेंट का मतलब कि व्यक्ति जेल में चला गया, नहीं नहीं। फॉल्स इम्प्रिजमेंट का मतलब ये भी नहीं कि आपको किसी चार दीवारी के अंदर बंद कर दे या आपको जेल में डाल दे, नहीं। फॉल्स इम्प्रिजमेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि आपको आपके घर ही ना जाने दिया जाए, या आपको आपके घर से निकलने ही ना दिया जाए, आपको किसी फील्ड में ना जाने दिया जाए, आपको बस में ना चढ़ने दिया जाए। तो इस तरीके के रिस्ट्रेंट को हम बोलते हैं फॉल्स इम्प्रिजमेंट। डिटेंशन ऑफ द पर्सन में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, जो भी डिटेंशन है ना वो एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव नेचर का भी हो सकता है। क्रिमिनल लॉ में ये इररेलेवेंट कहा जाता है, लेकिन जो रिस्ट्रेंट है वो टोटल या पार्शियल जो भी होगा, सिविल लॉ में पार्शियल रिस्ट्रेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। रिस्ट्रेंट टोटल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, मतलब पूरी तरीके से रोक लगा दो या थोड़ा थोड़ा लिमिट करके पार्शियली आपने रोक लगाया है। तो कहते हैं सिविल लॉ में पार्शियल रिस्ट्रेंट को अलाउ नहीं किया जाता है। एक केस था बर्ड वर्सेस जॉन्स का। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को बोला जाता है कि तुम आगे मत बढ़ना, लेकिन हाँ तुम पीछे बढ़ सकते हो, आगे मत जाना, पीछे जा सकते हो, ऐसा रिस्ट्रेंट लगाया गया। तो इफ अ पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बट ही वाज अलाउड टू गो बैक, देन देयर इज नो फॉल्स इम्प्रिजमेंट। उसको हम बोल रहे हैं कि तुम आगे मत आओ, आगे खतरा है, लेकिन तुम पीछे जा सकते हो, तो तुम जाओ ना भैया, हम तुम्हारे ऊपर फॉल्स इम्प्रिजमेंट नहीं लगा रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन शुड बी इन प्रिजन इन जेल। मैंने अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि जेल में रहो या चार दीवारी के बीच में रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ द रिस्ट्रेंट इज सच दैट इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम मूविंग बियॉन्ड अ सर्टेन सर्कमस्क्राइब लिमिट्स, तो वो भी फॉल्स इम्प्रिजमेंट है। मैंने बोला कि ये आपकी जमीन है, ठीक है, 1 बीघा, इस जमीन के आप लिमिट्स के बाहर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल भी आपका मूवमेंट मुझे दिखना नहीं चाहिए इस जमीन के बाहर, तो ये रिस्ट्रेंट होगा, ये फॉल्स इम्प्रिजमेंट होगा। फिर एक आता है हेरिंग वर्सेस बॉयल्स का केस। इसमें हेल्ड किया गया कि नॉलेज ऑफ ए पर्सन दैट ही हैज बीन इम्प्रिजन्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब अगर
कोई व्यक्ति है जो कि ड्रंकन है या वो सो रहा है और उस समय उसको कोई किडनैप कर ले या उसको इम्प्रिजन कर ले, किडनैप गलत वर्ड होगा, इम्प्रिजन कर ले, तो इस चीज की नॉलेज तो उस व्यक्ति को होगी ही नहीं ना, जो सो रहा हो, वो बहुत बेधड़क साउंड स्लीप सोता हो, तो उसे पता ही नहीं कि उसको इम्प्रिजन। तो कह रहे हैं कि मियर नॉलेज ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड इज नॉट रिक्वायर्ड, कि आपका इम्प्रिजन हो गया, आपको फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में रखे गया, आपको रिस्ट्रेन किया जाएगा मूवमेंट करने से, इसका नॉलेज होना इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। इट मीन्स इफ देर इज अ मीन्स ऑफ एस्केप, कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं रिस्ट्रेन किया गया है और आप वहां से भाग सकते हैं, रिस्ट्रेन कैन नॉट बी टर्म्ड एज टोटल और पार्शियल, तो कहते हैं ऐसे रिस्ट्रेन को हम टोटल नहीं मान सकते हैं और ऐसे रिस्ट्रेन की वजह से फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं कंस्टिट्यूट होगा। ठीक है। हाउ एवर सच मीन्स ऑफ एस्केप मस्ट बी इंटेलिजिबल टू दैट पर्सन, तो कहते हैं कि मान लो आपको रिस्ट्रेन किया गया लेकिन आप उस रिस्ट्रेन से भाग के निकल सकते हो, तो पहली बात कि इसको हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं मानेंगे, और जो भी एस्केप करने का मीन्स है ना, मस्ट बी इंटेलिजिबल टू द पर्सन, मतलब उसको पता होना चाहिए कि हाँ इतना तो सफिशियंट है निकलने के लिए। मेकिंग अ फॉल्स कंप्लेंट, आपने क्या किया, एक फॉल्स कंप्लेंट कर दिया डिफेंडेंट के रिगार्डिंग, डिफेंडेंट ने कर दिया और उसकी वजह से उन्होंने, वेयर इज माई पेन, ओके, मेकिंग अ फॉल्स कंप्लेंट टू द पर्सन, पर्सन के रिगार्डिंग फॉल्स कंप्लेन करना बाय द डिफेंडेंट लीडिंग टू द अरेस्ट, मतलब कह रहे हैं कि मिस्टर ए जाते हैं पुलिस स्टेशन और उन्होंने मिस्टर बी के रिगार्डिंग कोई फॉल्स कंप्लेन कर दिया। अब जो पुलिस था पी, उसने बी को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, और अरेस्ट कर लिया तो आपने विल मेक द डिफेंडेंट्स लाइबल फॉर द फॉल्स, तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है ना जिसने कंप्लेन किया था मिस्टर बी के बारे में, उसको लाइबल किया जाएगा फॉल्स इम्प्रिजमेंट के लिए। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा गया, इट इज ऑलवेज अ मैटर फॉर द जज टू डिसाइड वेदर द ग्राउंड वाज रीजनेबल और बिलीफ और नॉट, तो कहते हैं कि जो भी डिफेंडेंट ने अरेस्ट किया उसके लिए जो जजमेंट टेस्ट होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो जजेस डिसाइड करेंगे। अ पर्सन अरेस्टेड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर, अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर के ऑर्डर पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है फॉर अ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, तो वो सू नहीं कर सकता है जुडिशियल ऑफिसर्स को फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अनलेस द जुडिशियल ऑफिसर्स एक्ट इलीगली, तो कह रहे हैं मान लो कोई ऑर्डर दे दिया जज साहब ने, उन्होंने कहा इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लीजिए, तो आप उस जुडिशियल ऑफिसर के ऑर्डर के ऊपर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं के लिए उस जज को शू नहीं कर सकते हैं अनलेस कि वो जज जो है इलीगल तरीके से काम कर रहा है। ये अनवर हुसैन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। डिटेंशन इज जस्टिफाइड इन फॉलोइंग वेज, कह रहे हैं कि डिटेंशन मतलब आपको रोका जा सकता है कुछ फॉलोइंग वेज में। पहला क्या, प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम लीविंग द प्रीमाइसेस हु एंटर्ड, तो मान लो तुम किसी के साथ रेस्टोरेंट में जाते हो या होटल में जाते हो, ठीक है, अब उस होटल में जब हम जाते हैं तो हम चेक इन तो कर लेते हैं और आपने बोला कि जब मैं चेकआउट करूंगा तब मैं इस होटल के सारे जो भी बिल होंगे उसको पे करेंगे, लेकिन जब आप चेकआउट करने जा रहे हैं तो आपने रिफ्यूज कर दिया, आपने बोला नहीं नहीं मैं कोई बिल नहीं पे करूंगा, मैं जा रहा हूँ, तो उस केस में आपको डिटेन किया जा सकता है, आपको मतलब रिस्ट्रेन किया जा सकता है कि आप इस रेस्टोरेंट के बाउंड्री या इस होटल के बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते। तो कह रहे हैं प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम लीविंग द प्रोमाइसेस हु हैड एंटर्ड इट सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल कंडीशंस व्हिच हैज नॉट बीन फुलफिल्ड बाय हिम, वो कंडीशंस जो उसको फुलफिल करने थे उसने नहीं फुलफिल किया, तो हम ऐसे व्यक्ति को प्रिवेंट कर सकते हैं निकलने से बाहर। दूसरा है व्हेन देयर इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ डिफेंडेंट कैन नॉट बी मेड लायबल, अगर प्लेंटिफ को पता था, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का कंसेप्ट पढ़ा ना, कि अगर आपने किसी चीज के लिए एग्री कर दिया है, एसेंट दे दिया है, तो आप उसको हम मानेंगे कि उसको उस एक्ट की वजह से कोई हार्म हुआ है, तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज हार्म। तो कह रहे हैं कि मान लो आपको टेम्पररी पीरियड के लिए, आप मान लो मूवी देखने गए, ठीक है, आप मूवी देखने गए तो 3 घंटे की मूवी थी, अब मान लो उस मूवी के जो थिएटर था वहां पे रूल लगाया गया था कि 3 घंटे तक आपको थिएटर में ही रहना है, आप थिएटर से बाहर नहीं निकल सकते, एंड यू वर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हम इस थिएटर में मूवी देखेंगे तो 3 घंटे तक हम बाहर नहीं निकल सकते, मतलब आपने एग्री किया था। तो व्हेन देयर इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ, मतलब प्लेंटिफ को पता था टर्म्स एंड कंडीशंस, उसने एग्री कर रखा था, तो डिफेंडेंट को लायबल नहीं करोगे। अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा हमने आपने आईपीसी में, तो कह रहे हैं कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है या कोई लॉफुल ऑफिसर अरेस्ट करता है किसी व्यक्ति को ऑफेंस कमिट करने से, तो मतलब कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट कर रहा था तो उसका अरेस्ट हुआ किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा या किसी लॉफुल ऑफिसर के द्वारा, तो वहां पे वो उसको डिटेन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई कोई ज्वेलरी की शॉप है, वहां पे 2 आंटी लोग या 2 अंकल लोग आते हैं अपने आप को
डिस्गाइज करके और वहां पे आके वो ज्वेलरी को चुराने की कोशिश करते हैं। शॉपकीपर को जब पता लगता है कि भैया ये तो ज्वेलरी चुराने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो उनको डिटेन कर सकता है अपनी प्रीमाइसेस में। कब तक के लिए, जब तक कि पुलिस ऑफिसर आ ना जाए वहां पे। तो वो क्या कर रहे थे, वो ऑफेंस कमिट कर रहे थे, तो वहां पे प्राइवेट पर्सन उनको अरेस्ट कर सकता है। इन केस ऑफ फॉल्स इम्प्रिजमेंट द प्लेंटिफ इज ओनली रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट ही वाज इम्प्रिजन्ड बाय द डिफेंडेंट। फॉल्स इम्प्रिजमेंट में प्लेंटिफ को बस इतना प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, मैं मेरे साथ मुझे इम्प्रिजन किया गया था, मुझे रिस्टेन किया था। किसने किया था, डिफेंडेंट ने या उसके सर्वेंट ने। उसके बाद डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है कि वो बताए कि ऐसे रिस्टेंट के पीछे क्या लॉफुल जस्टिफिकेशन है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रेसपास टू पर्सन का 3 कॉन्सेप्ट है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे रेमेडीज की। तो देखो भैया, रेमेडीज में आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो और हैबियस कॉर्पस की रिट के माध्यम से भी आप जो भी आपको रेमेडीज सीख करनी है वो आप सीख कर सकते हैं। ट्रेसपास टू लैंड में आपके पास ये है ट्रेसपास क्वारे क्लासम फ्रेजिट, जिसमें बोलते हैं इंटरफेयर्स करे किया आपने किसी के पोजीशन से बिना ऑफ लैंड विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो वही मैंने बताया कि कोई मेरे लैंड में एंटर करता है, मैं उससे पूछती हूँ तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो उसके व्यक्ति के पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है उसके रिगार्डिंग। तो जब उसके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसने तो ट्रेसपास कमिट कर दिया ना मेरे लैंड में आके। तो टू कंस्टिट्यूट द रॉन्ग ऑफ ट्रेसपास, रॉन्ग कमिट करने के लिए ट्रेसपास का ना तो फोर्स की जरूरत है, ना ही अनलॉफुल इंटेंशन की जरूरत है, ना ही किसी एक्चुअल डैमेज की आवश्यकता है। समझ में आई बात। ट्रेसपास में बी कमिटेड बाय फॉलोइंग, कैसे हो सकता है, आपने किसी की लैंड में एंटर किया, आप वहां जाके रहते हैं, आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिसकी वजह से प्लेंटिफ के पोजीशन को अफेक्ट हो रहा है, और इन तीनों कामों को करने के लिए आपके पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ट्रेसपास टू लैंड का क्या मतलब है, किसी की पोजीशन ऑफ लैंड में एंटर करना बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के, आप वहां पर जाके कोई भी काम करते हैं। टू कंस्टिट्यूट द रॉन्ग ऑफ ट्रेसपास, आपको ना तो फोर्स की आवश्यकता है, ना अनलॉफुल इंटेंशन की आवश्यकता है, ना ही एक्चुअल डैमेज की आवश्यकता है। बस 3 चीजें होनी चाहिए कि आपने किसी के लैंड में एंटर किया, वहां जाके आप काफी देर तक रुकते हैं, आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे प्लेंटिफ का जो पोजीशन है वो अफेक्ट हो रहा हो, तो आपने क्या कर दिया, आपने ट्रेसपास टू द लैंड किया। तो कहते हैं ट्रेसपास इज अ रॉन्ग अगेंस्ट पोजीशन रादर देन ओनरशिप। तो कहते हैं व्यक्ति उस लैंड का ओनर है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में पोजीशन एक्वायर किया हुआ है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट जब बात आती है ट्रेसपास टू लैंड की। इट मीन्स दैट अ पर्सन इन एक्चुअल पोजीशन कैन शू इवन दो ही इज नॉट द ओनर, मतलब जिसके पास उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल पोजीशन है वो शू कर सकता है, नो मैटर वो ओनर है या नहीं है। इट कुड बी कमिटेड आइदर बाय अ पर्सन हिमसेल्फ, या तो पर्सन ने खुद ने कमिट किया हो, एंटरिंग द लैंड ऑफ एनी अदर पर्सन, और डूइंग द सेम थ्रू द सम और मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो कहते हैं कि देखो, इट कैन बी कमिटेड आइदर बाय द पर्सन हिमसेल्फ, जो व्यक्ति एंटर कर रहा है, मतलब मिस्टर जेड एंटर कर रहे हैं मेरे लैंड में, तो ये इन्होंने खुद ने कर दिया, या डूइंग द सेम थ्रू सम मटेरियल ऑब्जेक्ट, या किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के माध्यम से कर दिया। जैसे कि मान लो आपके ही जमीन पे कोई सीढ़ी ला के रख दिया उन्होंने, या उन्होंने आपकी जो कोई वॉल, मतलब जो जमीन थी वहां पे वॉल बनाने लग गया, या कोई गैस छोड़ देते हैं वहां पे, या कोई जानवर छोड़ देते हैं या जानवर बांध देते हैं। तो इस तरीके का जो भी वो एक्ट करते हैं ये ट्रेसपास टू लैंड होगा। ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से, आप एक्शन ले सकते हैं। प्लेंटिफ नीड नॉट टू प्रूव एनी डैमेज, प्लेंटिफ को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उसके साथ क्या डैमेज हुआ है फॉर एन एक्शन ऑफ ट्रेसपास, उसको बिल्कुल भी प्रूव नहीं करना होगा कि उसके साथ कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है। एंटरिंग अ सर्टेन प्रीमाइसेस विदाउट अथॉरिटी ऑफ द पर्सन इन पोजेशन अमाउंट्स टू लाइसेंस एंड द डिफेंडेंट कैन नॉट बी मेड लाइबल फॉर द ट्रेसपास। तो कहते हैं कि मान लो किसी पोजीशन को में एंटर करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, तो वहां पे डिफेंडेंट आपको ट्रेसपास के लिए लाइबल नहीं कर सकते। जैसे मान लो स्कूल में बच्चा आता है या टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, उनके पास एक आईडी कार्ड है, या जो भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, उनके पास एक आईडी कार्ड होता है, तो वो उस आईडी कार्ड को लेकर अगर एंटर हो रहे हैं तो आप ऐसे में नहीं कह सकते कि दैट पर्सन इज कॉजिंग ट्रेसपास, नहीं कर सकते, क्योंकि उस लैंड में एंटर करने के लिए जिसके पास उस लैंड की पोजीशन है उसने अथॉरिटी दे रखा है कि एक आईडी कार्ड लेकर आप अंदर आ सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ट्रेसपास एब इनिशियो, अभी केस को देखते हैं। When a person enters certain premises under some authority and he abuses his authority after entering the premises by committing a wrongful act, he will be considered to be trespasser ab initio.
and it is necessary that the person be made liable as trespasser ab initio must do some positive wrongful act rather than mere omission to his duty। तो क्या कह रहे हैं कि देखो भैया, अगर आपके पास मतलब आपको अथॉरिटी ने बोला व्हेन अ पर्सन एंटर, मतलब आप किसी लैंड में एंटर करते हैं अंडर सम अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी के थ्रू, मतलब या तो आप किसी अथॉरिटी के माध्यम से एंटर कर रहे हैं और वहां आके आप अब्यूज कर रहे हैं उस अथॉरिटी को, मतलब अथॉरिटी मतलब यहाँ आपके पास कोई पावर है। मान लो आपको मैंने इस मकान का ट्रस्टी बना रखा था, तो आप ट्रस्टी के तौर पे एंटर कर रहे हैं, आप यहाँ आने के बाद कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करने की कोशिश करते हैं तो आप ट्रेसपासर एब इनिशियो कहलाएंगे। ये नेसेसरी है कि आप जो है ट्रेसपासर एब इनिशियो कब होंगे, जब आपने जो भी आपको ड्यूटी दी गई है उसको ना मतलब उसको ऑमिट तो नहीं कर रहे हो, उसका ओमिशन ही सिर्फ ट्रेसपासर नहीं कहलाएगा, बल्कि आप उस ड्यूटी के साथ साथ उसको ऑमिट तो कर रहे हो, उसको छोड़ो, लेकिन आप साथ ही साथ कोई पॉजिटिव रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर रहे हैं। एक केस था 6 कारपेंटर केस। इट वाज हेल्ड दैट रिफ्यूजिंग टू पे फॉर द रिफ्रेशमेंट इन एन इन डज नॉट मेक विजिटर अ ट्रेसपासर एब इनिशियो एज नॉन पेमेंट इज मियर फैक्ट। मतलब उसकी ड्यूटी थी पेमेंट करना, लेकिन वो अपनी उस ड्यूटी को अमिट कर रहा है, तो सिर्फ इस वजह से हम उसको ट्रेसपासर एब इनिशियो नहीं करेंगे, विच इज नॉट एनफ फॉर दिस। A lawful entry does not become abuse by a trespasser ab initio unless the abuse has reference टेक अवे द एंटायर ग्राउंड और रीजन ऑफ द एंट्री। मतलब वो एंट्री किस लिए किया, वो एंट्री किया खाना पीने खाने के लिए, दारू वारू पीने के लिए, ठीक है। अब पीने के बाद वो क्या कर रहा है, वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा, रिफ्यूज कर दिया उसने पेमेंट, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो व्यक्ति ट्रेसपासर एब इनिशियो है। ट्रेसपासर एब इनिशियो के लिए आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रॉन्गफुल एक्ट करना होगा। ट्रेसपासर ओवर एयर स्पेस कहते हैं ए पर्सन हैज ओनरशिप ऑन नॉट ओनली अर्थ सर्फेस, सिर्फ अर्थ पे आपका ओनरशिप नहीं है बल्कि एयर स्पेस पे भी आपका ओनरशिप है, बट ऑल्सो एनीथिंग बिलो सब ऑयल और अबव एयर स्पेस, मतलब जमीन के नीचे भी और जमीन के ऊपर का भी आसमान आपका ही है। दैट सर्फेस is capable of being reduced into private ownership. Trespasser over airspace may take place through aircraft, polluting gas, etc. मतलब आप उस लैंड के ऊपर जो है कोई गैस वैस के माध्यम से पोल्यूशन कॉज करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे भी आप ट्रेसपास कर रहे हैं। प्रेरा वर्सेस वनडियार केस में हेल्ड किया गया था कि गोइंग बियॉन्ड द पर्पस फॉर विच द पर्सन हैज एंटर्ड, जिस पर्पस के लिए आप उस जमीन पे या उस लैंड पे एंटर किए हैं, अगर आप उस पर्पस के बियॉन्ड भी जाते हैं तो अ मैन इज नॉट लाइबल फॉर ट्रेसपास कमिटेड वॉलंटरली। एग्जाम्पल, पहली बात तो कि अगर आपने किसी काम के लिए आप गए हैं, आप उस काम के बियॉन्ड जाके कोई काम करते हैं तो वो ट्रेसपास कहलाएगा। लेकिन अगर कोई मैन है, मतलब कोई व्यक्ति है, तो उसको हम ट्रेसपास के लिए लाइबल नहीं करेंगे अगर उसने कोई भी काम इनवॉलंटरली कमिट किया है। मतलब व्हेन ही इज थ्रोन अपॉन द लैंड बाय समवन, मतलब कोई व्यक्ति था, उसको गुस्सा है, उसने उस व्यक्ति को हाथ पैर को पकड़ उठा के दूसरे के जमीन पे फेंक दिया, तो कह रहे हैं तब हम उसको ट्रेसपास नहीं बोलेंगे, क्योंकि ही इज लाइबल इफ द एंट्री इज इंटेंशनल। वो एंट्री इंटेंशनल होगी तभी वो लाइबल होगा। अगर वो मिस्टेक के माध्यम से आ गया, गलती से आ जाता है, तो उसे हम ट्रेसपासर नहीं कहेंगे। समझ में आ रही बात? तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रेसपास टू लैंड में कि कैसे कैसे होगा। पहली बात तो एंटर करो लैंड में, वहां जाके रहो, प्लेंटिफ के पोजीशन से कुछ ना कुछ हरकतें करो जिससे उसकी पोजीशन अफेक्ट होने लगे, तो आपने ट्रेसपास कर दिया। ट्रेसपास का जो भी प्रोसीडिंग है उसको इनिशिएट करने के लिए ओनरशिप का होना जरूरी नहीं है, सिंपल पोजीशन है तो भी आप ट्रेसपास के लिए प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। फिर आता है आपके पास एक केस कि जिस भी मकसद से अगर आप गए हैं, अगर आप उस मकसद के बियॉन्ड कोई भी काम करते हैं तो आपने ट्रेसपास कमिट किया, पहली चीज। दूसरी ट्रेसपास एब इनिशियो आता है, उसमें बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी अथॉरिटी के माध्यम से, मतलब वो कोई अथॉरिटी के रूप में किसी प्रीमाइसेस में एंटर करता है और वो कोई भी वहां पे जाके काम कर रहा है जो कि रॉन्गफुल एक्ट है, तो उसे हम ट्रेसपासर एब इनिशियो कहते हैं। जैसा कि 6 कारपेंटर केस में हुआ था, वो व्यक्ति वहां पे किसी इन में जाता है रिफ्रेशमेंट के लिए, लेकिन जब वो निकलने लगता है तो वो पेमेंट नहीं देता है, तो वहां के लोग कहते हैं कि भैया ये ट्रेसपासर, विजिटर ट्रेसपासर एंड एब इनिशियो नहीं हो जाएगा सिर्फ इस वजह कि वो पेमेंट नहीं दे रहा है, बल्कि उसको कोई ऐसा पेमेंट ना देना इज मियर ऑब्लिगेशन ओमिशन टू हिज ड्यूटी, मतलब जो उसकी ड्यूटी थी उसको ऑमिट कर रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए कि पॉजिटिव रॉन्गफुल एक्ट करे। फिर आता है कंटिन्यूइंग ट्रेसपास। इसमें कहते हैं एवरी कंटिन्यूअस ऑफ ट्रेसपास इज फ्रेश ट्रेसपास in respect of which a new cause of action arises from day to day as long as the trespass continue। तो कहते हैं कि हर trespass, every continuous of a trespass is a fresh trespass, मतलब आज आपने किया तो भी वो trespass है, फिर आपने दोबारा किया वो भी trespass है। तो continuous of trespass वो जब आप करते हैं, 1 तारीख को किया, चाहे 10 तारीख को फिर से किया, फिर 12 को आपने फिर से किया, तो वो कंटिन्यूस होगा जब फ्रेश trespass करेंगे आप। डिफेंस के लिए कह रहे हैं कि देखो प्राइवेट डिफेंस
एनी जस्टिफिएबल एंट्री और इंटरफेरेंस विल निगेट द लायबिलिटी। अगर आप जस्टिफिएबली इंटर मतलब आपकी एंट्री को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आपके इंटरफेरेंस को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, तो आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं लगेगी ट्रेसपास की। डिफेंस ऑफ फॉर ट्रेसपास में कह रहे हैं कि प्राइवेट डिफेंस भी है, नेसेसिटी एंड पेरेंटल अथॉरिटी। रेमेडीज क्या क्या है आपके पास, तो कह रहे हैं कि रेमेडीज में हमारे पास 3 चीजें हैं, 4 चीजें। री एंट्री, द पर्सन एंटाइटल टू पोजेशन कैन री एंटर और री एंटर द प्रीमाइसेस इन पीसेबल मैनर। रेमेडीज फॉर ट्रेसपासर क्या है कि अगर आपको उस पोजीशन में एंटर करना है तो आप एंटर कर सकते हैं, कई बार एंटर कर सकते हैं इन अ पीसबल मैनर। एक्शन फॉर इजेक्टमेंट कहते हैं सेक्शन नंबर 6, जब हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पढ़ा था, तो वो रेमेडी देता है पर्सन को कि अगर उसको किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, तो वो उसके लिए सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो ट्रेसपास में भी यही कह रहे हैं कि अगर आपको किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कोर्ट में जाके अपनी रेमेडी को सीख कर सकते हैं, सेक्शन 6 बोलता है। तो एक्शन फॉर एजेक्टमेंट यही भी आपके पास रेमेडी है। एक्शन फॉर मीन प्रॉफिट तो कहते हैं अगर कोई पर्सन हु वाज रॉन्गफुली डिस्पोजेस ऑफ हिज लैंड, उसको अपनी लैंड से डिस्पोजेस कर दिया गया है, तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है उन लॉस का जो उसने सफर्ड किया उस पूरे डिस्पोजेशन वाले पीरियड में। डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट में कह रहे हैं कि राइट ऑथोराइजेस अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ लैंड टू सीज अ ट्रेसपास कैटल और अदर चैटल्स। तो कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया जाएगा कि इन पोजीशन जो लैंड की पोजीशन में है कि वो ट्रेसपास को सीज करेगा कैटल या चैटल्स के बारे में। ही कैन डिटेन देम अंटिल द कंपनसेशन हैज बीन पेड। तो अगर कोई ऐसे करता है तो उसको जब तक कंपनसेशन पे नहीं हो जाए, मतलब कोई गाय भेड़ बकरियों को छोड़ दिया तो उसको आप पकड़ के रख लो, कब तक, जब तक आपका कंपनसेशन ना हो जाए उन डैमेजेस के लिए जो आपको हुआ है उसके माध्यम से। क्लास बहुत लंबी जाने वाली है, तो हम सिर्फ डिफेमेशन और ट्रेसपास को इस क्लास में करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग डील करेंगे रिमोटनेस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड विकेरियस लाइबिलिटी एंड टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्योंकि ये 1 घंटे के आसपास हो गया है। इसेंशियल्स ऑफ ट्रेसपास टू गुड्स कहते हैं ट्रेसपास डी बोनस एपोर्टेटिस। कह रहे हैं देखो, डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस हो गुड्स से, इंटरफेरेंस जो आपने किया उसके लिए आपके पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, सच गुड्स आर इन द प्लेंटिफ्स पोजीशन, और वो गुड्स जो है प्लेंटिफ के पोजीशन में है, तो हम मान के चलेंगे कि आपने क्या किया, आपने ट्रेसपास कॉज किया है रिलेटिंग टू गुड। तो कहते हैं रॉन्ग में भी कमिटेड, रॉन्ग इंटेंशनली भी हो सकता है, नेग्लिजेंटली भी हो सकता है, या ऑनेस्ट मिस्टेक के माध्यम से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, स्टोन फेंका, ठीक है, थ्रोइंग स्टोन्स ऑन कार, चेजिंग एनिमल अवे फ्रॉम द ओनर्स पोजीशन, शूटिंग बर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें जो भी रॉन्ग है वो इंटेंशनली कमिट हो या नेग्लिजेंटली हो या बाय एन ऑनेस्ट मिस्टेक हो सकती है। इट इज एक्शनेबल पर से एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। हाउएवर इन केस ऑफ नो डैमेज प्लेंटिफ विल रिसीव। अगर कोई डैमेज नहीं हुआ है आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आपको नॉमिनल डैमेजेस मिलते हैं। डैमेजेस मतलब कंपनसेशन होता है। प्लेंटिफ एट द टाइम ऑफ द ट्रेसपास मे हैव आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन और लीगल राइट और टू द इमीडिएट पोजीशन ऑफ द गुड। तो कह रहे हैं कि जब ट्रेसपास हुआ तो जो प्लेंटिफ है उसके पास एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होना चाहिए उस गुड्स के रिगार्डिंग। फिर बोलते जो ओनर है वो पोजीशन को गिव मतलब पोजीशन दिया आपको, सच एज देम प्लीज। तो कह रहे हैं मान लो कि उसने आपको गिरवी रख दिया आपके पास कोई सामान, ठीक है, अगर आपके पास कोई सामान गिरवी रखा हुआ है तो वो ट्रेसपास वाला राइट नहीं है एक्सरसाइज कर सकता है कि भैया इस व्यक्ति ने ट्रेसपास कॉज किया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने उसके पास सामान रखा है, मतलब दैट गुड इज इन द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, तो आप उसके अगेंस्ट ट्रेसपास का सूट नहीं फाइल कर सकते, आप उसके अगेंस्ट ट्रेसपास की प्रोसीडिंग्स नहीं लेकर आ सकते हैं। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जो पर्सन है जिसकी पोजीशन में है प्रोडक्ट, मतलब मान लो आपने एक्स के सामने अपना गहना अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखा था, अब वाई ने रखा था ये काम, तो वाई एक्स को शू नहीं कर सकता है। पहली बात तो वो ट्रेसपास वाली चीजों को नहीं यहाँ पे यूज कर सकता। दूसरा कहते हैं व्हेन द पर्सन इन पोजीशन, मतलब जिसके पास पोजीशन है उस गुड का, कैन शू विदाउट एनी प्रूफ ऑफ इस टाइटल टू द गुड, वो शू कर सकता है बिना किसी प्रूफ के कि उसके पास गुड्स का टाइटल है या नहीं है। एंड द ट्रेसपासर इज नॉट अलाउड टू टेक द डिफेंस ऑफ जस्ट चैरिटी, थर्ड पर्सन इज द ओनर ऑफ द गुड। और मतलब मान लीजिए मिस्टर एक्स के पास कोई गहना गिरवी रखा है, अब मिस्टर एक्स के यहाँ से किसी मिस्टर जे ने उन गहने को ले लिया है, तो मिस्टर एक्स यहाँ पे अपनी टाइटल नहीं प्रूफ करने जाएंगे उस ज्वेलरी के रिगार्डिंग, मिस्टर एक्स डायरेक्टली जेड को शू कर सकते हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि
थर्ड पर्सन इज द ओनर, मतलब मिस्टर वाई ओनर है तो वाई शू करे जेड को, नहीं, मिस्टर एक्स के पास एक्चुअल पोजीशन में था वो ज्वेलरी, तो मिस्टर एक्स आपको सू कर सकते हैं, उनको उनके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं होगा कि वो ओनर है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। थेफ्ट ऑफ अ ज्वेलरी फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज केप्ट बाय अ सिस्टर इन लॉ, तो मिस्टर एक्स थे, इनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, इन्होंने सेफ्टी के पर्पज से कहीं पे कोई ज्वेलरी को छुपा के रखा था, लेकिन वो ज्वेलरी वहां पे नहीं था, तो क्या कमिट हुआ, ट्रेसपास कमिट हो गया। फिर ऐसे आ रहा है कि इट वाज हेल्ड दैट देयर इज जस्टिफिकेशन व्हेन द डैमेज इज कॉज्ड टू अनदर पर्सनस गुड इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कह रहे हैं मान लो कि प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए आपने किसी व्यक्ति के गुड्स को डैमेज कॉज किया है, तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, ऐसे केस में कहा जाएगा कि आप प्राइवेट डिफेंस को एज अ डिफेंस लिया जा सकता है। ठीक है। फिर आता है कि इनएविटेबल एक्सीडेंट, कल हमने पढ़ा था कि अगर कोई इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया, मतलब जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर उसके वजह से किसी के गुड्स को कोई नुकसान हो जाता है, तो हम उसके रिगार्डिंग ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेसपास कमिट हुआ है। समझ में आ रही बात। फिर आता है डेटिन्यू एसेंशियल्स टू ब्रिंग द एक्शंस, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो भैया, अगर किसी व्यक्ति ने आपके सामान को विदहोल्ड करके रखा है, विदहोल्डिंग ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर, किसी के सामान को आपने रख रखा है अपने अंदर अपने पास, ठीक है, विदहोल्डिंग इज एडवर्स टू द राइट ऑफ द प्लेंटिफ, मतलब आपने उसको ऐसा विदहोल्ड किया है कि वो प्लेंटिफ के राइट से एडवर्स है, उल्टा पड़ रहा है। तो रिफ्यूजल टू रिटर्न द सेम ऑन लॉफुल डिमांड, तो कह रहे हैं कि अगर आपने लॉफुली डिमांड किया कि मेरा ये सामान मुझे दे दो, तो क्या करेंगे आप, वो व्यक्ति उसको रिफ्यूज करता है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं दूंगा, तो ये डेटिन्यू होता है। कह रहे हैं डेटिन्यू मतलब होता है कोई भी एक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ द गुड्स रॉन्गफुली विदहोल्ड बाय अनदर, मतलब मेरी ये पेन थी जो कि मिस्टर एक्स के पास है, उन्होंने इस पेन को अपने पास रख रखा है, अब इस पेन की वजह से मैं आपको पढ़ा नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई यूज दिस पेन टू मार्क ऑन माई लैपटॉप, तो क्या कह रहे हैं कि इसकी वजह से मेरी राइट को एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। अब रिफ्यूजल, जब मैं उनसे लॉफुली मांगती हूँ कि मेरा सामान मुझे दे दीजिए, तो वो मना कर दे रहे हैं, वो रिफ्यूज कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डेटिन्यू। तो ये एक ऐसा एक्शन है जब आप गुड्स को रिकवर कर रहे हैं, उन गुड्स को जो किसी और व्यक्ति के पास है, और वो गुड्स उस व्यक्ति के पास रॉन्गफुली रखे गए हैं। इफ द ओरिजिनल पोजीशन इज लॉफुल, अगर ओरिजिनल पोजीशन लॉफुल है बट सब्सिक्वेंटली गुड्स आर रॉन्गफुली रिटेन, लेकिन आप गुड्स को रॉन्गफुली रिटेन कर दिया गया है, तो एक्शन ला सकते हो आप। ठीक है। एन एक्शन कैन बी बॉट अगेंस्ट अ बेली रिफ्यूजिंग टू रिटर्न द बेल्ड गुड, अगर किसी बेली के पास आपके सामान थे और वो मना कर रहा है देने से, तो उसके अगेंस्ट भी आप एक्शन लेकर आ सकते हो। तो कह रहे हैं इंग्लैंड में डिटेन्यू को एबॉलिश कर दिया गया था टॉर्ट इंटरफेरेंस विद गुड्स एक्ट 1977 से, एंड इन इंडिया ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। सेक्शन 7 और 8 क्या कहते हैं स्पेसिफिक रिलीफ का, कि अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको क्लेम करना है तो आप रेमेडी सीख कर सकते हैं, कहाँ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन नंबर 7 और 8 में। कन्वर्जन में बात होती है जब आपके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपके सारे अधिकारों को छीन लिया जाता है, तो कहते हैं देखो भैया, डीलिंग विद गुड बाय डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट किन्हीं गुड्स के साथ डील कर रहा है, और वो गुड बिलोंग किसको करता है, प्लेंटिफ को बिलोंग करता है। अब उस गुड के रिगार्डिंग जितने भी प्लेंटिफ के राइट्स हैं, उन सारे राइट्स को कौन छीन रहा है, कौन डिनाइल कर रहा है उन राइट से, डिफेंडेंट डिनाइल कर रहा है। डिफेंडेंट कह रहा है देखो इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जितने भी तुम्हारे राइट्स है, जितने भी राइट्स के लिए तुम लीगली एंटाइटल थे, उन सारे राइट से प्लेंटिफ को डिप्राइव करता है, तो इसे हम कन्वर्जन कहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि प्लेंटिफ को उस प्रॉपर्टी उस गुड्स के रिगार्डिंग इमीडिएट पोजेशन चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ देयर कन्वर्जन। जब ये कन्वर्जन हो रहा है उसी समय ये शो करो कि प्लेंटिफ को उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इमीडिएट पोजेशन चाहिए। सच डीलिंग मस्ट बी विलफुल एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, और जो भी ऐसी आप डीलिंग कर रहे हैं वो विलफुल होनी चाहिए और उस पर कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं, इट इज डीलिंग विद गुड्स इन सच अ मैनर एंड विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ द ओनर, तो कहते हैं आप, मतलब ये प्रॉपर्टी मेरी है लेकिन आप इस गुड से इस तरीके से डील कर रहे हो कि वो आपका जो डीलिंग करने का तरीका है ना इस इनकंसिस्टेंट, वो इनकंसिस्टेंट है मेरे राइट्स के रिगार्डिंग। रिमूविंग ऑफ गुड फ्रॉम वंस पोजीशन, एक व्यक्ति के पोजीशन से आप गुड को रिमूव करते हो और उसको आप ट्रेसपास, मे बी ट्रेसपास बट नॉट कन्वर्जन, तो वो ट्रेसपास हो सकता है, कन्वर्जन नहीं होता अगर आप किसी की पोजीशन से किसी प्रॉपर्टी को लेकर चले आते हैं। रिफ्यूजिंग टू डिलीवर टू द प्लेंटिफ्स गुड, अगर आप उसको मना कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं आपका गुड आपको नहीं दूंगा, तो आपने क्या किया, आपने वहां पे डेटिन्यू कंस्टिट्यूट किया। रिफ्यूजिंग टू डिलीवर प्लेंटिफ्स गुड्स, पुटिंग देम टू वंस ओन यूज और कंज्यूमिंग देम, ट्रांसफरिंग द सेम टू द थर्ड पार्टी, डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग देम इन एनी ऑफ द वे दैट दे लूज देयर आइडेंटिटी और डीलिंग विद देम इन एनी अदर मैनर्स व्हिच डिप्राइव द प्लेंटिफ टू यूज इट
Possession are some of the examples of the wrong. A Bailey may also third person for the conversion. तो कहते हैं मान लो कि तुमने किसी का गुड ले लिया, मान लो किसी की कार आप ले लेते हो, उस कार को इस तरीके से यूज करते हो जैसे आप खुद ही उसके ओनर हो, और जब प्लेंटिफ बोलता है कि मुझे उस प्रॉपर्टी का पोजीशन दो तो आप उसको मना कर देते हैं, और ऐसी डीलिंग आप विलफुली कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के कर रहे हैं और आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई भी लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। तो कहते हैं कि भैया आपने किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया, उसके उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग प्लेंटिफ के सारे हक को छीन रहे हो, उस प्रॉपर्टी को ऐसे यूज करो जैसे वो तुम्हारी है, और आपको अगर जरूरत पड़ा तो आप थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, कन्वर्जन कमिट करते हैं। और डेटेन्यू हमने क्या पढ़ा कि अगर आपने किसी के गुड को विदहोल्ड करके रखा है, उस विदहोल्डिंग की वजह से प्लेंटिफ के राइट्स को इफेक्ट पड़ रहा है, तो और आपसे जब वो मांगता है तो आप उसको रिफ्यूज करते हैं, देन यू आर कमिटिंग डेटेन्यू। तो ट्रेसपास हमने पढ़ा और डिफेमेशन पढ़ा। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और हो सकता है आप बोर हो, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको हम पढ़ाएंगे यहाँ पे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, और साथ ही साथ विकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन केस ऑफ एनी इशू, कोई भी इशू किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके। आज की क्लास में हम लोगों ने ज़्यादा तो नहीं किया, पर ये अपने आप में ही बहुत बड़े टॉपिक हैं, ट्रेसपास एंड डिफेमेशन, और इसको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा। तो आप इसको नोट्स प्रिपेयर करो, एमसीक्यू लगाओगे तो आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक से रिगार्डिंग होंगे, तो वो आपके फटाफट सॉल्व होने वाले हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में रिमोटनेस ऑफ डैमेज, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफ स्टेट एंड टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट के बारे में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। इन केस ऑफ एनी इशू यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।